हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डब्ल्यू डी नोवेल। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है रॉकी द राइज ऑफ माफिया और यह भी एक नई कहानी है, लेकिन बहुत से लोग पहले ही सुन चुके हैं। स्टोरी इन्फो। जुर्म की दुनिया में बादशाह कहे जाने वाले रॉकी भाई अचानक एक दिन बेंगलुरु से गायब हो जाता है। कुछ दिनों बाद खबर मिलती है कि रॉकी भाई को किसी अनजान शख्स ने जान से मार दिया है। अचानक रॉकी भाई के मर जाने से कई लोग उसकी गद्दी को हथियाने की कोशिश करते हैं और कामयाबी हो जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था, जो लोग उसे मरा हुआ समझ रहे थे वही एक दूसरा नाम लेकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर चुका था। आखिर क्या हुआ था रॉकी के साथ? इतने बड़े साम्राज्य खड़ा करने के बाद भी रॉकी सब कुछ छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ क्यों जीने लगा? क्या अपने अतीत को भूलकर रॉकी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर पाएगा? आखिर क्या होगा जब उसकी पुरानी बंद पड़ी किताब दोबारा उसी जगह जाकर खुल जाएगी? क्या वह अपनी पुरानी जिंदगी में लौट पाएगा? जानने के लिए पढ़िए रॉकी द राइज ऑफ माफिया सिर्फ पॉकेट नॉवल पर। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स। CH1 ऑफिस का पहला दिन। दिलवालों का शहर दिल्ली। कई लोग अपने सपने पूरे करने के लिए यहाँ आते हैं तो कई लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। किसी का नसीब चमकता है तो किसी को ठोकरें खाने मिलती है। कोई शॉर्टकट तरीके से बड़े मुकाम पर खड़े हो जाते हैं तो किसी को अपना नसीब चमकाने के लिए सालों की मेहनत लगती है। ऐसे ही हमारे हीरो की भी ऐसे ही कहानी है। अपनी पिछली जिंदगी को बुलाकर एक नई शुरुआत करने के लिए निकला था राघवेंद्र सिंह, लेकिन ऑफिस के पहले दिन में ही देर पहुंचने से वजह मैनेजर की डांट खाकर अपने टेबल पर बैठकर अपने इस नई जॉब को समझने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजने लगा जिसे उसने अपने टेबल पर रखा था। जैसे ही उसने कॉल उठाया, दूसरी तरफ से एक लड़की की प्यारी सी आवाज सुनाई पड़ी। क्यों भैया, कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? अच्छे से कम कर रहे हो ना आप? ये है राघवेंद्र की बड़ी बहन मंडिका सिंह। वैसे तो अभी इनकी उम्र 29 की होने वाली है, लेकिन शक्ल सूरत से बिल्कुल किसी नादान परी की तरह है। ना ही राघवेंद्र अपनी दीदी से बातों से जीत पाता है और ना ही उसका पति कुलदीप। दोनों जीजा साले बस इन्हीं की बातों को सुनकर अपना काम करते हैं। अगर कोई भी इसे जुबान लड़ाने की हिमाकत करता है तो इन्हें इनकी बातें दिन भर सुनने को मिलती है, जिसे सुनने के बाद हर कोई बस एक ही दुआ मांगता है, हे भगवान मुझे इस लड़की से बचाए रखना। अपनी दीदी की बातों को सुनकर राघवेंद्र मुस्कुराते हुए बोला, जी दीदी, ऑफिस की शुरुआत बड़े ही जोरों शोरों से हुई मेरी। ऑफिस के पहले दिन में ही मैनेजर सर से डांट खानी पड़ी। ये बोलकर वो अपनी बुरी किस्मत को कोसने लगा। चलो अच्छी बात है, तुम जब शाम को घर आओगे तो मैं तुम्हारे लिए आज मसालेदार पनीर टिक्का बनाऊंगी, तुम्हारी फेवरेट। चलो आप अपना काम करो, ठीक है, मैं रखती हूँ, बाय। फोन कॉल खत्म होने के बाद राघवेंद्र अपने लैपटॉप में काम करने लगे। पहला दिन किसी तरह से ऑफिस में बीतने के बाद उसने इंडिया गेट वाली बस पकड़ी और वहां से निकल गया। घर पहुंचने के बाद उसे सुकून मिला। पूरे दिन ऑफिस में एस बड़ी ई के नीचे बैठने के बाद भी पता नहीं राघवेंद्र को इतना सुकून नहीं मिल रहा था जितना उसे अपने घर के इन चार दीवारों के अंदर मिलता है। क्यों साले साहब, कैसा रहा ऑफिस का पहला दिन? राघवेंद्र के जीजा जी कुलदीप घर के अंदर आते हुए बोले। कैसा रहेगा जीजा जी, बोरिंग भारा। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी शीशे के दुनिया में पहुंच गया हूं, चारों तरफ बस शीशा ही शीशा। उससे अच्छा तो मुझे घर में ही लगता था। ये ऑफिस में जाकर काम काज करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर काम काज नहीं करोगे तो शादी होने के बाद अपनी बीवी बच्चों को कैसे पालोगे? मंडिका कुलदीप के हाथों से उसका बैग लेते हुए बोली। चलो आकर चाय पी लो, आज हमें शास्त्री जी के घर पर भी जाना है, पता है ना, आज उनकी इकलौती बेटी की जन्मदिन है। उनकी बेटी सुधा कितनी बार हमारे घर आई थी पता है। अब चाय पी लो, फिर हम लोग उनके घर जाएंगे। सुधा का नाम सुनकर राघवेंद्र तुरंत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और अपने जीजा जी की ओर देखने लगा। कुलदीप भी समझ रहा था कि आखिर राघवेंद्र की हालत ऐसी क्यों हो रही थी। उसे इस बारे में पता था कि सुधा मन ही मन राघवेंद्र को पसंद करती है और शास्त्री जी भी उन दोनों के रिश्ते को लेकर कोई रोक टोक नहीं करते हैं, लेकिन राघवेंद्र उसे भाव ही नहीं देता। मंडिका जैसे ही अपने कमरे के अंदर गई, राघवेंद्र दौड़कर अपने जीजा जी के पास आकर बोला, जीजा जी, आपको पता है ना कि वो लड़की कैसी है, फिर भी आप कैसे मान गए उनके घर पर जाने के लिए? मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा उसके घर, आप लोग चले जाइए। अरे यार, हम कहाँ तुम दोनों की शादी की बात करने के लिए जा रहे हैं, बस बर्थडे पार्टी के लिए जाना रहे हैं। वैसे भी तुम फिक्र मत कर, हमारे मर्जी के बिना तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। ठीक है, अब जाकर तैयार हो जा, तब तक मैं भी तैयार होकर आता हूँ। ये बोलकर कुलदीप वहां से अपने कमरे की ओर फ्रेश होने के लिए चला गया। आदित्य अपने कमरे के अंदर बैठकर अपने सीने में लगे पुराने जख्म पर मरहम लगा रहा था। उसने अपने पुराने जख्म को छुपाने के लिए उसके ऊपर एक अलग कपड़ा डाला, फिर तैयार होकर नीचे चला आया। क्या बात है मामा जी, आज तो आप कहार ढा रहे हो? कसम से आज तो मोहल्ले के सभी लड़कियों के ऊपर बिजली गिरने वाली है। जय राघवेंद्र को नीचे आता देखकर बोला। तू चुप कर और ये बताओ, तुम्हें ये सारी बातें कौन तो मैं सिखा रहा है? मंडिका उसके कान को खींचते हुए बोली। मम्मा, दर्द हो रहा है, प्लीज छोड़िए ना। क्या दीदी, आप भी बच्चा है, जो बड़े करते हैं बच्चे वही देखकर सीखते हैं, आप ऐसे मत करिए। चलो भांजे। ये बोलकर राघवेंद्र उसे वहां से लेकर बाहर की ओर चला गया। देख रहे हो जी, ये भी हमारे हाथ से जाएगा, जैसे मामा वैसे भांजा, दोनों एक बराबर है। हाँ, जब दीदी ही ऐसी निकलेगी तो भाई के ऊपर भी कुछ ना कुछ तो असर होगा ना, कुलदीप ने धीमी आवाज में कहा। कुछ कहा आपने? कुलदीप को ऐसे अकेले बड़बड़ाते देखकर मंडिका बोली। नहीं कुछ नहीं, चलो लेट हो रहे हैं, कुलदीप ने बात बदलते हुए कहा। फिर सभी लोग अपने ही कॉलोनी में बने शास्त्री जी के घर की ओर निकल गए। वैसे कृष्णा कॉलोनी का माहौल ही अलग है पूरे दिल्ली में, जहां लोग एक दूसरे की खुशियों से जलकर उनके लिए बुरा सोचते हैं, वहीं कृष्णा कॉलोनी में लोग अपने साथ साथ दूसरों के भलाई के बारे में भी सोचते हैं। कहने में तो यहाँ के लोग अलग अलग धर्म से हैं, लेकिन मदद के लिए हाथ उठाने से कभी भी नहीं कतराते। अगर किसी एक के घर पर मुसीबत टूट पड़े तो सभी एकजुट होकर उस मुसीबत का सामना करने का हिम्मत रखते हैं।
राघवेंद्र और उसका परिवार जैसे ही शास्त्री जी के घर पर पहुंचे उन्होंने देखा कि पहले से ही काफी सारे लोग उनके घर पर पहुंच चुके हैं। काफी सारे मेहमान दूसरे सोसाइटी और कॉलोनी से भी आए हुए थे। शास्त्री जी दिल्ली के जाने माने एक संगीत कलाकार हैं जो अपने घर में ही स्टूडेंट्स को शास्त्रीय संगीत सिखाते हैं, साथ ही साथ उन्हें भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी भी सिखाते हैं। इसी वजह से इनका नाम दिल्ली में ही नहीं बल्कि कई सारे शहरों में फेमस है। यहाँ तक कि कई बड़े बड़े कलाकार इसे शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए कृष्णा कॉलोनी आते हैं। हाल ही में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिस वजह से उनका विख्यात और भी ज्यादा बढ़ गया। नमस्ते शास्त्री जी, राघवेंद्र शास्त्री जी के पांव को छूते हुए बोला। खुश रहो बेटा, खुश रहो। अरे भाई, हमें खबर मिला है कि तुम्हें नौकरी मिल गई, शास्त्री जी ने गर्मजोशी के साथ कहा। हाँ शास्त्री जी, आज ही से मैंने कंपनी ज्वाइन की है। बहुत खूब बेटा, ऐसा ही उन्नति करते रहो, वो दिन दूर नहीं है जब तुम्हारा नाम भी लोग बड़े ही इज्जत से लेंगे। शास्त्री जी की बातों को सुनकर पीछे से एक लड़की ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वो तो देना ही होगा पिताजी, क्योंकि इनका चरित्र आजकल के नौजवानों से बिल्कुल अलग है। जहां आजकल के नौजवान बड़े बुजुर्ग को सम्मान नहीं देते, वही हमारे राघवेंद्र जी बूढ़े बच्चे सभी को एक समान सम्मान देते हैं। यही तो इनके अंदर एक अलग खूबी है। उस लड़की की बातों को सुनकर राघवेंद्र जबरदस्ती से अपने चेहरे पर एक स्माइल लिए उसकी ओर देखकर बोला, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक्स, उसे लड़की यानी कि सुधा शास्त्री शर्माते हुए राघवेंद्र की ओर देखते हुए बोली। राघवेंद्र को वहां देखकर आसपास जितने भी लड़कियां मौजूद थे सभी तितलियों की तरह उसके आसपास मंडराने लगी। वही सभी लड़कियों को राघवेंद्र के आसपास ऐसे भावरों की तरह मंडराते देखकर वहां पर मौजूद सभी लड़के जलन भरी नजरों से राघवेंद्र की ओर देखने लगी, क्योंकि जब से राघवेंद्र इस कॉलोनी में आया था तब से उसने उन लड़कियों का अट्रैक्शन छीन लिया था। अरे यार, इसे क्यों बुलाया यहाँ पर, अब सारी लड़कियां इसी के आगे पीछे घूमते फिरेगी। सही कहा, जब से हमारे कॉलोनी में ये लड़का रहने लगा है तब से मानो हमारा इन लड़कियों के ऊपर भाव ही गिर गया है। इसके वजह से हमारे माँ बाप हमें कम पर भेजते हैं, कितने आसानी से हम अपनी जिंदगी काट रहे थे, वहीं आप इसके हमारे कॉलोनी में आ जाने के बाद रोज रोज कम पे जाना पड़ता है। अरे छोड़ना यार, ये सभी लड़कियां उसके आसपास तितलियों की तरह मंडराती फिरती है, लेकिन वो उनमें से किसी भी लड़कियों को कोई भाव नहीं देता है। देख भाई, अगर हमें इन लड़कियों के दिल में अपने लिए प्यार जगाना है तो हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, एक तो हमें इसे अपने रास्ते से हटाना होगा या फिर हमें इससे दोस्ती करनी पड़ेगी। अभी तो पागल हो गया है क्या, रास्ते से हटाने का क्यों बात कर रहा है? पता है ना, शहर में नई एसीपी आई हुई है, बिल्कुल तेज तर्रार है, आते के साथ उसने कई सारे गुंडों को जेल में डाल दिया। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वह है इसे अपना दोस्त बनाना। वहीं दूसरी तरफ इस बीच बर्थडे पार्टी शुरू हो गई थी। सभी लोगों ने खूब एंजॉय किया। रात को उन लोगों ने शास्त्री जी के घर पर ही डिनर करने के बाद अपने अपने घर चले गए। इन पूरे 3 घंटों में राघवेंद्र को उठने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसे जो भी चाहिए होता उसके पास बैठी कोई ना कोई लड़की उसके लिए वो सब कुछ ला देती थी। पार्टी खत्म हो जाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन उन सभी लड़कियों ने राघवेंद्र को घेर कर रखा था, जिस वजह से उसे घर आने में काफी देर लग गई थी। अगली सुबह एक खतरनाक अलार्म के साथ राघवेंद्र की आंखें खुली। उसने जैसे ही घड़ी में वक्त देखा, सुबह के 6 बजे बज रहे थे। उसने अंगड़ाई लेते हुए अपने मन में कहा, मैंने तो 7 बजे की अलार्म लगाया था, तो फिर ये 6 बजे किसने अलार्म लगाया? मैंने जय उसके ऊपर बैठते हुए बोला, मामा जी आप भूल रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है और आप आज से मेरी तैयारी करने वाले थे, भूल गए हैं क्या आप? जय की बातों को सुनकर राघवेंद्र उबासी लेते हुए बोला, हाँ मेरी जान याद है मुझे, तुम अपना किताब खोलकर रखो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है, ये बोलकर जय अपना इतिहास का बुक लिए बैठ गया। कुछ देर तक जय को पढ़ाने के बाद राघवेंद्र का ऑफिस जाने का वक्त हो गया। उसने नाश्ता किया और अपनी बस पकड़कर ऑफिस के लिए निकल गया। आज उसका ऑफिस में दूसरा दिन था, जिस वजह से वह डर नहीं करना चाहता था। ऑफिस में इंटर करते हैं उसकी टक्कर एक लड़की के साथ हो गई। उसने तुरंत उसकी तरफ मुड़कर माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मैडम, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं था। वहीं अचानक हुई इस टक्कर से वो लड़की फर्श पर गिर गई थी, जिस वजह से उसके घुंघराले बाल उसके चेहरे के सामने आ गई थी। वो लड़की अपने सामने खड़े इस लड़के की ओर देखने लगी, जिसके वजह से उसकी 10,000 की महंगी ड्रेस खराब हो चुकी थी। अब क्या होने वाला है इस कहानी में? आखिरी कौन है ये लड़की जिसकी टक्कर राघवेंद्र के साथ हो गई थी? अब क्या करने वाली है वो लड़की राघवेंद्र के साथ? जानने के लिए आगे पढ़िए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH2 प्यार का वार। अचानक हुए इस टक्कर से वो लड़की फर्श में गिर गई और गुस्से से राघवेंद्र की ओर देखते हुए बोली, अंधे हो क्या या फिर तुम्हें दिखता नहीं है? उस लड़की का थप्पड़ अपने गाल पर पड़े उससे पहले ही राघवेंद्र उस लड़की से माफी मांगते हुए बोला, आई एम सॉरी मैडम, आई एम रियली सॉरी, वो मुझे लेट हो रहा था और मैंने आपको देखा नहीं, इसलिए हमारी टक्कर हो गई। आई एम रियली सॉरी। सॉरी माय फुट, उस लड़की ने चिल्लाते हुए कहा और राघवेंद्र का कॉलर पकड़ गया। तुम्हारे एक सॉरी से क्या मेरा ड्रेस पहले की तरह ठीक हो जाएगा? ड्रेस? वो सॉरी मेरे वजह से आपका ड्रेस भी गंदा हो गया। राघवेंद्र ने पहले तो उस लड़की की शक्ल देखी जो काफी प्यारी और मासूम दिखाई पड़ रही थी, लेकिन उसका गुस्सा मानो उसके नाक में ही बैठा हो। राघवेंद्र को अपनी और ऐसे घूरता देखकर वो लड़की गुस्से में बोली, अब तुम मुझे खड़े खड़े घूर क्या रहे हो, जाकर अपना काम करो, डोंट गेट आउट। उस लड़की की आवाज को सुनकर आसपास जितने भी लोग जमा हुए थे सभी वहां से पतली गली पकड़कर निकल लिए। वही राघवेंद्र अभी तुरंत अपना बैग उठाया और वहां से अपनी टेबल की ओर भाग खड़ा हुआ। पता नहीं कंपनी वालों को भी क्या हो गया है, ऐसे जाहिल गवार लड़कों को नौकरी कौन देता है? ये बोलकर वो लड़की अपना पांव पटक कर वहां से एक केबिन के अंदर चली गई। वहीं अपने सीट पर पहुंचने के बाद राघवेंद्र गहरी सांस लेते हुए बोला, बच गया यार, वरना पता नहीं आज मेरा क्या होता। जब से मैं इस कंपनी में आया हूं तब से मेरे साथ कुछ ना कुछ घटना हो ही रहा है। पहले दिन में ही मुझे मैनेजर साहब से डांट खानी पड़ी और आज दूसरे दिन इस लड़की से।
वो अकेले अकेले बड़बड़ा ही रहा था कि एक लड़का उसके पास आकर बोला, क्यों भाई, तुमने आते के साथ ही बॉस के सेक्रेटरी को टक्कर मार दिया। उस लड़के की बातों को सुनकर आदित्य अपनी गर्दन घुमाकर सामने खड़ा उस लड़के की ओर देखने लगा जिसके कली बाल और रंग हल्का दबा हुआ था। हाय, मेरा नाम निशांत है, मैं तुम्हारे पिछले वाले सेट में ही बैठता हूँ। ओह हाय, मेरा नाम राघवेंद्र है, तो मुझे राघव बुला सकते हो। वैसे वो मेरी गलती नहीं थी, दरअसल वो मैडम ही अपने फाइल के अंदर सिर्फ घुसाकर चली आ रही थी। मुझे लगा था कि वो मेरे पास पहुंचने से पहले ही मुड़ जाएगी, लेकिन मुझे क्या पता था हम दोनों के बीच में टक्कर हो जाएगी। वैसे राघव, मैं तुम्हें एक फ्री का एडवाइस दूं। निशांत की बातों को सुनकर राघवेंद्र ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाया। जितना हो सके ना उतना बॉस की सेक्रेटरी से दूर रहना। ऐसा क्यों? निशांत की बातों को सुनकर राघवेंद्र हैरान होते हुए उसकी ओर देखते हुए बोला, देख भाई, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। बॉस की सेक्रेटरी हमारे कंपनी की एचआर की भतीजी है, ऐसे में तुम समझ लो अगर उससे पंगा लिया तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। क्या बात कर रहा है यार, थैंक्स इस बारे में बताने के लिए। अगर मुझे इस बारे में पता नहीं होता तो मैं जरूर ही उसे लड़की से, मेरा मतलब है बॉस की सेक्रेटरी से, पूछने वाला था। क्या? निशांत ने कंफ्यूज होते हुए बोला। यही कि अगर उसे हील्स पहनने में दिक्कत होती है तो ना पहने, कम से कम उसकी इज्जत तो बची रहेगी। ऐसे बेइज्जत होने के लिए हील्स पहनने की क्या जरूरत है? राघवेंद्र की बातों को सुनकर निशांत ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, अरे भाई, ये बात तुमने मेरे सामने बोल दी ठीक है, लेकिन किसी और के सामने अपनी जुबान मत खोलना वरना तुम इस कंपनी में ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाले। चल अब मैं अपने काम पर जाता हूँ, वरना उसे खड़ूस मैनेजर ने मुझे तुमसे यहाँ पर बातें करते हुए देख लिया तो फालतू में ज्ञान देना शुरू कर देगा। ये बोलकर निशांत अपने चेयर में बैठकर अपना काम शुरू कर दिया। वहीं राघवेंद्र भी धीरे धीरे करके कंपनी के सभी कामों के बारे में सीखते जा रहा था। अब उसे कंपनी में काम करते करते 2 महीने हो चुके थे। अब वो भी सही वक्त पर कंपनी पहुंच जाता था, जिस वजह से मैनेजर भी उसे नहीं डांटता था। लेकिन राघवेंद्र की मुलाकात उस लड़की से किसी ना किसी कारणवश हो ही जाता था, लेकिन उनके बीच कभी बात नहीं होती थी। वहीं राघवेंद्र की लगन और मेहनत को देखकर मंडिका और कुलदीप दोनों ही काफी खुश रहते थे, इसीलिए उन्होंने उसके ऑफिस जाने के लिए उसे एक मोटरबाइक गिफ्ट किया, जिससे राघवेंद्र ऑफिस आ जा सके। ओबरॉय कॉर्पोरेशन, ये कंपनी सिर्फ एक कंपनी नहीं थी बल्कि अब एक ब्रांड बन चुका था, जहां राघवेंद्र एक एम्प्लॉय के तौर पर काम करता है। आज वो अपने दोस्त यानी कि निशांत के साथ कैंटीन में बैठकर खाना खा रहा था। निशांत राघवेंद्र की ओर देखकर खाना खाते हुए बोला, अच्छा सुन, मुझे पता चला है कि इस बार की जन्माष्टमी हमारे कंपनी वाले बड़े ही जोर शोर से ऑर्गेनाइज करने वाली है। इस बार का थीम भी बिल्कुल अलग है, लड़कों को कृष्ण और लड़कियों को राधा के भेष में जन्माष्टमी अटेंड करनी है। निशांत की बातों को सुनकर राघवेंद्र कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन यार मैं तो हर बार जन्माष्टमी अपने परिवार वालों के साथ मनाता हूँ, ऐसे में मैं कंपनी नहीं आ पाऊंगा। राघव की बातों को सुनकर निशांत उसकी ओर देखकर बोला, अभी तू पागल है क्या? फिर कुछ देर शांत रहने के बाद निशांत अपनी बात पूरी करते हुए बोला, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? मुझे पता है तुम्हें हमारे कंपनी में ऑर्गेनाइज किए गए जन्माष्टमी के बारे में नहीं पता है ना, इसलिए तुम ऐसे बोल रहे हो। जब एक बार हमारे कंपनी के साथ जन्माष्टमी सेलिब्रेट करोगे तो हर बार अपने परिवार वालों को छोड़कर कंपनी के लोगों के साथ जन्माष्टमी मनाने के लिए तरसोगे। देख भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो अपने परिवार वालों के साथ ही जन्माष्टमी मनाऊंगा। राघव अपना फाइनल डिसीजन निशांत को सुनते हुए बोला, ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। बाद में कहना मत कि मैं तुम्हें नहीं बताया था इस बारे में। वैसे भी इस बार जिसका भेष सबसे अच्छा होगा उसे प्राइज के तौर पर 10 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। भाई, ये 10 लाख रुपए भी ना मेरे परिवार वालों के प्यार के सामने चिल्लर के बराबर है। मैं जिनके लिए कमाता हूँ उन्हीं के साथ उनके खुशियों में शामिल नहीं होऊंगा तो फिर मेरे कमाने या ना कमाने से क्या मतलब रह जाएगा। वैसे भाई, तुमने कभी अपने परिवार वालों के बारे में नहीं बताया, आखिर कौन कौन है तुम्हारे घर में? निशांत की बातों को सुनकर राघवेंद्र मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं अपने दीदी, जीजा और मेरे भांजे के साथ रहता हूँ। वो, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? राघव निशांत से पूछा। मेरे घर पे मैं हूँ, माँ, बाबूजी और एक छोटी बहन है। माँ हाउसवाइफ है और बाबूजी पुलिस कांस्टेबल, और छोटी बहन अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रही है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी शक्ल भी अच्छी है, तुम इतने हैंडसम भी हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। देखो भाई ना, मैं अपनी गर्दन मत खिलाना, क्योंकि जब भी मैं तुम्हारे टेबल की ओर देखता हूँ हमेशा ही लड़कियों का जमघट देखने को मिलता है। अब बता भी दो, कौन है तुम्हारी गर्लफ्रेंड? भाई सच कहूँ तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं अभी किसी को अपना गर्लफ्रेंड बनना चाहता हूँ। क्यों? राघव की बातों को सुनकर निशांत तुरंत उस सवाल करते हुए बोला, अरे यार, अभी अभी तो मेरी नौकरी लगी है और मैं किसी लड़की के चक्कर में पड़कर अपनी नौकरी को खोना नहीं चाहता। हाँ, अगर मेरे दीदी और जीजा जी मेरे लिए कोई लड़की पसंद करते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन गर्लफ्रेंड यार मुझसे नहीं होगा। राघव की बातों को सुनकर निशांत ठहाके मारकर हंसने लगा, भाई मुझे नहीं पता था तुम लड़कियों से इतना घबराते हो। तभी निशांत की नजर एक लड़की के ऊपर पड़ी जो उन्हीं की ओर चली आ रही थी। उसने राघव की ओर इशारा करते हुए बोला, देख यार, सुमन इधर ही चले आ रही है, मुझे लग रहा है वो तुमसे मिलने के लिए ही आ रहे हैं। सुमन का नाम सुनकर राघव तुरंत पीछे मुड़कर देखने लगा। एक दुबली पतली सी लड़की, भले ही दिखने में वो एक सूखी लकड़ी की तरह दिखाई देती थी, लेकिन उसकी खूबसूरत आंखें सबको अपनी तरफ करने में मजबूर कर देती थी। वो लड़की राघव के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, हाय राघव। हाय, राघव ने भी मुस्कुराते हुए उसका जवाब दिया। वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम था, फ्री हो? सुमन की बातों को सुनकर राघव निशांत की ओर देखने लगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम दोनों आपस में बातें करो, मुझे कुछ जरूरी काम है। ये बोलकर वो वहां से चला गया। जाते जाते उसने एक आंख मारकर राघव को इशारा किया कि वो अपना चक्कर चलाएं इस लड़की के साथ।
निशांत के वहां से जाने के बाद सुमन राघव के सामने रखे चेयर पर बैठकर उसकी ओर देखते हुए बोली, वैसे मैंने सुना है कि तुम कृष्णा कॉलोनी में रहते हो। हाँ, मैं अपने दीदी जीजाजी और भांजे के साथ कृष्णा कॉलोनी में रहता हूँ। क्यों, कुछ काम था क्या मुझसे? नहीं, काम तो नहीं था, दरअसल मैं तुम्हारे पास वाले कॉलोनी में ही रहती हूँ, तो क्या तुम जब ऑफिस आओगे तो क्या तुम मुझे भी अपने साथ अपने बाइक में लेकर आ सकते हो? बस कुछ दिन मैंने अपनी कुछ सेविंग्स की है, इसके बाद मैं अपने लिए एक कार खरीद लूंगी, तब तक के लिए क्या तुम मुझे अपने बाइक में लिफ्ट दे सकते हो? सुमन की बातें और उसकी हरकतों को देखकर राघव को ऐसा लगा कि शायद सुमन उससे कुछ और भी चाहती है, लेकिन बोल नहीं पा रही। उसने अपना गला साफ करते हुए बोला, देखो सुमन, प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, मैं अपने भांजे को स्कूल ड्रॉप करने के बाद ही कंपनी आता हूँ। ऐसे में हम दोनों का ही लेट हो सकता है और मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैनेजर से मैं ठांत खाता हूँ, वैसे मैनेजर से भी तुम्हें डांट खाना पड़े। राघव की बातों को सुनकर सुमन अपने मन में बोली, तुम मुझे एक चांस तो दे दो दांत, क्या मैं तुम्हारे साथ मौत के रास्ते पर भी चलने के लिए तैयार हूँ। वहीं सुमन को ऐसे खोया हुआ देखकर राघव उसके सामने अपना हाथ वेव करते हुए बोला, हेलो सुमन, कहाँ खो गई हो? राघव की आवाज को सुनकर समान तुरंत ही होश में आए और शर्माते हुए राघव की ओर देखते हुए बोली, ओह सॉरी, मैं किसी सोच में चली गई थी। हाँ, तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो ना। वो सभी एम्प्लॉइज को मीटिंग रूम में बुला रहे हैं, हमें चलना चाहिए। राघव की बातों को सुनकर सुमन तुरंत अपनी जगह पर खड़ी हो गई और उसकी ओर देखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ कंपनी है तो नहीं सकती हूँ, लेकिन जा तो सकती हूँ ना, तो क्या तुम मुझे घर जाते वक्त लिफ्ट दे सकते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चल सकती हो। ये बोलकर राघव वहां से मीटिंग रूम की ओर बढ़ गया। वहीं अपनी दोस्त को इतनी आसानी से राघव को पटाते देखकर उसकी दोस्त उसके पास आकर बोली, क्या बात है यार सुमन, तुमने तो राघव को अच्छी तरीके से बोतल में उतार दिया है। अब आगे का क्या प्लान है? अरे अभी का कुछ प्लान नहीं है, सबसे पहले मुझे उसका भरोसा जीतना होगा, तभी ही मैं उसके करीब जा सकती हूँ। देखा नहीं है क्या, जब से वो कंपनी में आया है सभी लड़कियों की नजरें उसके ऊपर ही गड़ी रहती हैं। ऐसे में अगर मैंने राघव को पटा लिया तो जितनी भी ऑफिस की लड़कियां हैं सब जलकर राख हो जाएगी। आखिर क्या चल रहा है सुमन के दिमाग में? क्या वो राघव को पसंद करने लगी है या फिर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है? आखिर कैसे बचेगा राघव सुमन के इस प्यार के वार से? आगे की कहानी को जानने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH3 गलत अफवाह। अपने कलीग की बातों को सुनकर हूँ सुमन जाते हुए राघवेंद्र की ओर देखते हुए बोली, आज तक मैंने अपने पीछे कई सारे लड़कों को घुमाया है, लेकिन राघव उन सभी लड़कों में से अलग है। उसे देखते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। तुम्हें ही नहीं बल्कि कंपनी की सभी लड़कियों की हालत उसे देखकर उसके पास रहने का मन करता है। वही तो, पहले तो सभी कंपनी की लड़कियां कंपनी की बॉस को अपना क्रश मानते थे, लेकिन जब से वो बॉस की नई सेक्रेटरी रिमिका सचदेव हमारे कंपनी में आई हुई है, तब से बॉस का सारा ध्यान उसी के ऊपर लगा रहता है। खैर छोड़ो इन सभी बातों को, चलो मीटिंग बस शुरू ही होने वाला है। हाँ, वहीं कुछ ही देर में कंपनी के एक बड़े से मीटिंग हॉल के अंदर सभी एम्प्लॉय और वर्कर्स जमा हुए थे। सभी एम्प्लॉयज के लिए सामने की ओर सीट बनाई हुई थी, तो वही बाकी के वर्कर्स के लिए दूसरे फ्लोर पर उनके लिए बैठने की व्यवस्था बनाई गई थी। कंपनी के चेयरमैन होने के नाते आज राकेश ओबरॉय खुद जन्माष्टमी के प्रोग्राम के बारे में बताने के लिए आज कंपनी आए हुए थे। जैसे ही मिस्टर चेयरमैन राकेश ओबरॉय अपनी पत्नी गौतमी ओबरॉय के साथ उस मीटिंग हॉल के अंदर पहुंची, सभी एम्प्लॉयज और वर्कर्स खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाने लगे। फिर कुछ ही देर में आज की मीटिंग शुरू हो गई। मीटिंग को शुरुआती करने के लिए कंपनी का मैनेजर आशुतोष घोष खुद में को संभाले हुए थे। उन्होंने कहा, हर साल की तरह इस साल भी हमारी कंपनी जन्माष्टमी महोत्सव मनाने जा रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। अब मैं हमारे चेयरमैन साहब से अनुरोध करूंगा कि वह खुदा कर आगे की कार्यक्रम के बारे में हमें बताएंगे कि हम कैसे जन्माष्टमी महोत्सव को सेलिब्रेट करेंगे। मैनेजर आशुतोष घोष की बातें खत्म होने के बाद सभी लोग खड़े होकर चेयरमैन साहब के लिए तालियां बजाने लगे, जब तक वो माइक के पास नहीं पहुंच गए। उन्होंने कहा, आप लोगों की मेहनत और लगन से हमारी ओबरॉय कॉर्पोरेशन और भी ऊंचाइयों को छू रही है। हमें उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही मेहनत और लगन करते रहेंगे, जिसके बाद हमारी कंपनी और भी ऊंचाइयों को छूने। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से उनके लिए तालियां बजाने लगे। ये तालियां उनके लिए नहीं थी, बल्कि उनकी बातों के लिए थी, जिनसे प्रभावित होकर कई लोग उन्हें अपना आइडल भी मानते हैं। क्योंकि जहां जवानी में लोग अपनी जिंदगी एंजॉय करते हैं, वही मिस्टर राकेश ओबरॉय कॉर्पोरेशन को खड़ा करने में अपनी जवानी को भी भूल गए। आज उन्हीं की मेहनत और लगन की वजह से ओबरॉय कॉर्पोरेशन दिल्ली के नंबर 1 कंपनी और भारत के तीसरे नंबर पर आने वाले सबसे बड़ी कंपनियों में से एक थी। आज उनका टर्नओवर लाखों करोड़ों में होती है। जिस मुकाम को हासिल करने के लिए लोग अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं और अपनी मेहनत और लगन से उसे मुकाम को हासिल करके अपना एक अलग ही नाम बनते हैं। निशांत राघव को कोहनी मारते हुए बोला, भाई हमारे चेयरमैन साहब जब 21 साल के थे तब उन्होंने ये कंपनी खड़ी की थी, और देखो आज इतनी बड़ी कंपनी बनके तैयार हो गई है कि हम जैसे बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को यहाँ पर काम मिलने लगा है। आदित्य भी बड़े गौर से मिस्टर राकेश ओबरॉय की ओर देखने लगा, जिनके चेहरे पर अब झुर्रियां आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे की तेज को देखकर कोई भी उनके उम्र का अंदाजा नहीं लग सकता है। मिस्टर राकेश ओबरॉय बोले, इस साल का जन्माष्टमी महोत्सव पर आप लोगों के लिए कुछ प्राइज भी रखा गया है, जैसे कि जो भी अच्छे भेष धरकर आएगी उन्हें इनाम के तौर पर पहले स्थान पर आने वाले को हमारी कंपनी की तरफ से उन्हें 1 का और 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। मिस्टर चेयरमैन की बातों को सुनकर सभी लोग खड़े होकर उनके लिए जोरदार तालियां बजाने लगे। दूसरा स्थान पर आने वाले को 5 लाख का इनाम और उसे कंपनी की तरफ से 3 दिनों के लिए वेकेशन पर भेजा जाएगा। और तीसरे स्थान पर आने वाले व्यक्ति को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे कि आप लोगों को कंपनी में ही जन्माष्टमी माननी है। आप लोग अपने परिवार वालों के साथ भी बना सकते हैं या फिर अपने परिवार वालों को लेकर कंपनी की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। आप लोगों को कोई रोक टोक नहीं करेगा।
फिर मैनेजर साहब माइक को संभाले कुछ 2-3 बातों को बताने के बाद मीटिंग खत्म हो गई। सभी लोग यही प्लान बना रहे थे कि वह कैसे 10 लाख रुपए जीतकर उस चमचमाती हुई कार का सपना देखने लगे। निशांत राघव के पास आकर बोला, आप बोल भाई क्या सोचा है, आओगे ना कंपनी में? चलो ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या लगता है कंपनी वालों की स्कीम को देखने के बाद मैं अपना डिसीजन बदल लूंगा? बिल्कुल भी नहीं यार, अगर वो प्राइस का इनाम 10 करोड़ भी रख देते तो भी मैं अपने परिवार वालों को छोड़कर यहाँ नहीं आता। भाई मुझे अपने परिवार वालों से प्यार है, पैसों और इनामों से नहीं। वैसे मैं भगवान से दुआ करूंगा कि ये प्राइस तुम्हें मिल जाए। राघव ने उसके कंधे पर मुस्कुराते हुए हाथ फेर कर कहा, चल अब बाकी की बातें हम लोग बाद में करेंगे, घर जाने का भी वक्त हो गया है। चल ठीक है, निशांत ने भी जवाब दिया। फिर दोनों ही कंपनी से बाहर निकल गए। जैसे ही दोनों पार्किंग लॉट के अंदर पहुंचे, राघव ने देखा सुमन उसके बाइक के बगल में ही खड़ी है। ये देखकर उसने अपने मन में कहा, अरे यार मैं इसे हाँ क्यों बोल दिया, अब ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी। वहीं निशांत राघव के बदलते हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, भाई मुझे लगता है यहाँ से मुझे जाना चाहिए, कल मिलते हैं, ठीक है? ये बोलकर निशांत अपनी बाइक लेकर वहां से निकल गया। उसे ऐसे जाते देखकर राघव अब कुछ नहीं कर सकता। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बाइक के पास खड़े सुमन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, मुझे लगा कि तुम चली गई होगी इसलिए मैंने तुम्हारा इंतजार नहीं किया। ये बोलकर उसने अपने बाइक का चाबी निकाल और स्टार्ट करके सुमन को लेकर वहां से इंडिया गेट की ओर निकल गया। पूरे रास्ते के सफर पर उन दोनों में कोई भी बातचीत नहीं हुई, नहीं सुमन ने पहल किया और ना ही राघव ने। राघव बस अपनी मस्ती से बाइक दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा रहा था। तभी उसके कानों में किसी की चीखने की आवाज सुनाई पड़ी। राघव ने जैसे ही अपनी बाइक रोकी, उसने पीछे देखा। एक लड़के ने दिन दहाड़े एक शादीशुदा जुड़ा को मौत के घाट उतार दिया था। तभी 2 गोलियां चलने की आवाज सुनाई पड़ी, उसके बाद 4 गोलियां और चली। सुमन को भी वो चीज अच्छी तरीके से सुनाई पड़ी थी। उसने राघव की ओर देखकर कहा, राघव चलो यहाँ से। लेकिन वो, राघव चलो यहाँ से, वो लोग बहुत खतरनाक है, तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ। सुमन की बातों को सुनकर राघव ने अपनी बाइक को स्टॉप तो कर लिया था, लेकिन उसकी नजरें उन 2 लोगों से ही नहीं रही थी जिन्हें दिन दहाड़े एक लड़के ने गोली मार दिया था। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद राघव ने अपनी बाइक एक टी स्टॉल के पास रोक ली और दोनों बैठकर वहां पर चाय पीने लगे। राघव को ऐसे खोया देखकर सुमन बोली, ये यहाँ का रोज का है, तुम दिल्ली सर पर नए हो इसलिए तुम्हें यहाँ के कायदे कानून के बारे में नहीं पता है। लेकिन कोई इंसान दूसरे इंसान को ऐसे बेरहमी से कैसे मार सकता है, और वो भी इतने लोगों के सामने? क्या उसे कानून का डर नहीं है, या फिर वो अपने आप को दिल्ली का राजा समझता है? तुमने सच में अलग हो, मैंने जितना सोचा था उससे भी अलग। सुमन चाय का एक घूंट लेते हुए बोली, लेकिन तुम्हें इतना तो पता चल चुका होगा कि इतने लोगों ने उसे मर्डर को होते हुए देखा है, लेकिन कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देगा। पता है क्यों? वो लड़का किसी अमीर परिवार से होगा। शायद यही कारण होगा जिस वजह से लोग उनके खिलाफ गवाही देने से कतराते हैं। राघव ने कहा, हाँ ये सच है कि वो लड़का एक अमीर घर से बिलोंग करता है, लेकिन उसके जो चाचा है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए हैं। क्या तुम जानते हो उसके बारे में? राघव उसकी ओर देखते हुए बोला, मैं क्या, पूरा दिल्ली जानता है उस लड़के को, लेकिन किसी की हिम्मत है जो उसके खिलाफ एक आवाज तक उठा सके? वैसे भी हम क्या कर सकते हैं? अगर हम उनके खिलाफ गए तो वो हमारे परिवार वालों को जान से मार देंगे। यही सोचकर कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। तुम्हें रबड़ी खानी है? यहाँ दिल्ली चौक पर बहुत ही फेमस चाचा के रबड़ी मिलते हैं, एक बार आओगे तो बार बार खाओगे, ऐसे वहाँ की चाची का कहना है। चलो फिर आज हम भी कुछ चाचा के हाथों का बना रबड़ी चख लेंगे। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों वहां से चाय पीने के बाद चाचा के रबड़ी खाने के लिए निकल गए। फिर वहां से सुमन को छोड़ने के बाद आदित्य वहां से अपनी कॉलोनी की ओर जाने लगा। तभी सुमन उसे रोकते हुए बोली, देखो राघव, तुम ना उन गुंडों से दूर ही रहना, ठीक है? और तुमने जो देखा भूलकर भी किसी को मत बताना, वरना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार वाले भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा, कल मिलते हैं, बाय। ये बोलने के बाद राघव वहां से कृष्णा कॉलोनी की ओर निकल गया। उसने जैसे ही कृष्णा कॉलोनी के गेट के अंदर इंटर किया, कॉलोनी की सभी कुंवारी बालिकाएं उसी का ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही राघव में कॉलोनी के अंदर इंटर किया, कुछ लड़कियां पहले ही भागकर उसके पास जाने लगी थी, जिस वजह से ना चाहते हुए भी राघव को अपनी बाइक गेट पर ही रोकनी पड़ी। अरे 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 अरे, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप सभी को चोट लग सकती है। राघव की कंसल्टेशन को सुनकर सभी लड़कियां मानो उसके ऊपर मोहित सी हो गई हो। राघवेंद्र जी, एक बात बताए, क्या आप आज अभी थोड़ी देर पहले अपनी बाइक के पिछली सीट पर किसी लड़की को बैठकर घूम रहे थे? हाँ राघव जी, बोल दीजिए ना कि ये सब झूठ है। मेरे अलावा आप किसी को भी अपनी बाइक के दूसरे सीट पर नहीं बैठाएंगे, वरना मैं आज आपके यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ, हम आपको तब तक यहाँ से हिलने नहीं देंगे जब तक आप हमें उस लड़की के बारे में नहीं बताते हैं। क्यों बहनों? हाँ बिल्कुल, हम आपके यहाँ से जाने नहीं देंगे जब तक आप हमें उसे लड़की के बारे में नहीं बताते हैं कि आपका और उसके बीच में संबंध क्या है। आप लोग कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, और ये सारी बातें आप लोगों को किसने बताया? राघव ये जानकर हैरान नहीं हुआ कि आज उसके बाइक के पिछली सीट पर कोई लड़की बैठी थी। उसने तो बस आज अपनी कलीग की मदद की थी, लेकिन ये इन लड़कियों के बीच में गलत अफवाह कौन फैला रहा था? अब क्या होने वाला है इस कहानी में? आखिर कैसे बचेगा राघव इन लड़कियों से? आखिर किसने बताया था इन लड़कियों को कि आज उसके बाइक के पीछे कोई लड़की बैठी हुई थी? जानने के लिए आगे पढ़िए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोबल पर। CH4 हत्यारा कौन है? अचानक कॉलोनी की सभी लड़कियों को राघवेंद्र को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर सभी लड़कियां उसके पास करने की आई है, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि वह सभी उसे लड़की के बारे में जानने के लिए आए हुए हैं जो आज उसके साथ उसके बाइक पर बैठी हुई थी। राघव ने जैसे ही पूछा कि इसके बारे में उन्हें किसने बताया, तो उन सभी लड़कियों ने दूर खड़े लड़कों की ओर अपनी उंगली इशारा कर दी।
हमें हमारे कॉलोनी के लड़कों ने ही इस बारे में बताया कि आज आप एक लड़की को अपने बाइक के पिछले सीट पर बैठकर घूम रहे थे, उन्होंने अपनी आंखों से भी देखा। सुधा बोली और तिरछी नजरों से राघव की ओर देखने लगी। हम इतना ही नहीं, उन्होंने जैसे ही हमारे ग्रुप पर वीडियो भेजा हम तो घबरा ही गए थे। कहीं आप हमें छोड़कर जाने वाले तो नहीं है ना? प्लीज बताइए ना, कौन है वह लड़की जिसे आज आप अपने बाइक पर बैठाकर घुमा रहे थे? देखो, तुम्हारी वजह से मुझे किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। अब तुम जब तक उस लड़की के बारे में नहीं बताओगे मुझे चैन नहीं मिलेगी। एक लड़की जो हाफ टॉप और जीन्स पहनी हुई थी उसने कहा। उन सभी लड़कियों की बातों को सुनने के बाद आदित्य उन लड़कों की ओर घरकर देखने लगा जो इस वक्त सीढ़ियों पर बैठकर उसका मजे ले रहे थे। उन लड़कों में से एक ने कहा, हमसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है अब पता चलेगा इसे। अब इसने हमसे पंगा ही लिया, कब है जो नतीजे की फिक्र करेगा। जब हमसे पंगा लेगा ना तब इसे पता चलेगा कि हम आखिर है कौन, तब हम इसकी औकात दिखाएंगे। हमारे कॉलोनी के सभी लड़कियां इसके पीछे मधुमक्खी की तरह चिपकी हुई रहती है, एक बार हमने इसका चेहरा बिगाड़ दिया ना तब पता चलेगा। जहांगीर अपने हाथों को कसते हुए बोला, अरे वो तो इसकी दीदी बहुत डेंजर है, इस वजह से हम लोग इसे छोड़ रहे हैं, वरना इसे कब का निपटा देते। क्यों भाई? सुरेश चने चबाते हुए बोला। देख तो साला कैसे हमें घूर रहा है, बोलो तो अभी इसका थोपड़ा फोड़ दूं। नायन बोला, भाई यार मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, देख सभी लड़कियां हमें ही देख रही है। सही बोला भाई, खिसक लो इधर से, बाद में देख लेंगे इसे। ये बोलकर सभी लोग वहां से निकल गए। राघव एक गहरी सांस लेकर उन लड़कियों की ओर देखते हुए बोला, देखिए आप लोगों को उसे लड़की को लेकर ज्यादा ही गलतफहमी हो रही है। वो हमारी कंपनी में ही काम करती है, जिस वजह से मैंने उन्हें बस आज घर आने के लिए लिफ्ट दिया था और कुछ नहीं। राघव की बातों को सुनने के बाद सभी लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखकर अपने गर्दन हिलाए और राघव की ओर देखते हुए बोले, ठीक है हम लोग मान लेते हैं, लेकिन दोस्त से ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ये बोलकर वो सभी लड़कियां वहां से जाने के लिए जैसे ही मुड़ी थी कि तभी एक औरत उनके सामने गुस्से से खड़ी दिखाई पड़ी। राघव की भी नजर उसे औरत पर पड़ी, उसने अपने मन में कहा, अब तो ये सभी गाय। सामने मंडिका को देखकर सभी लड़कियां एक दूसरे की ओर देखने लगी। जब से वो सभी यहाँ पर कृष्णा कॉलोनी में रहने के लिए आए हुए थे तब से उन्हें मंडिका के स्वभाव के बारे में अच्छी तरीके से पता चल चुका था कि वो कैसी औरत है। तुम सभी लड़कियों को कोई काम धंधा नहीं है क्या? जब देखो मेरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती हो। अगर अगली बार मैंने तुम लोगों को मेरे भाई के आसपास भी भटकते हुए देखा तो मैं तुम सभी लड़कियों की चोटी काट दूंगी। दीदी वो तो हम बस इनका हाल चाल पूछ रहे थे और कुछ नहीं। उसे लड़की ने इतना ही कहा था कि मंडिका अपनी चुनरी को अपने कमर में बांधने लगी। ये देखकर सभी लड़कियां तुरंत वहां से भाग खड़ी हुई। उन सभी को ऐसे भागते देखकर राघव के चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। वही मंडिका राघव की ओर गुस्से से देखते हुए बोली, देखा इन लड़कियों की हिम्मत, तुम्हें गेट पर रोककर तुमसे सवाल जवाब कर रहे थे, उनकी हिम्मत कैसे हुई? अगली बार वो लोग मुझे तुम्हारे आसपास दिखे ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने दीदी को इतने गुस्से में देखकर राघवेंद्र उसे साइड हक करते हुए बोला, क्या दीदी आप भी ना अब ऐसे गुस्सा करते हुए अच्छी नहीं लगती? मुझे तो हर वक्त मुस्कुराने वाली ही दीदी पसंद है। चलो अब मुस्कुरा दो। मंडिका चाहे कुछ भी हो जाए अपने भाई को कभी उदास नहीं देखना चाहती थी, इसी वजह से उसने अपने चेहरे पर एक मुस्कान बिखेर दिया। फिर दोनों ही अपने घर के अंदर चले गए। वहीं दूसरी तरफ मुंबई पुलिस स्टेशन में कमिश्नर साहब अपने ऑफिसर से सवाल जवाब कर रहे थे। आज एक फिर कत्ल सरेआम हो गया, लेकिन किसी ने भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की, और ऊपर से प्रेशर, उन्होंने किसी आम आदमी को नहीं मारा है। MLA का साला था वो, अगर हमने कुछ नहीं किया तो MLA के कार्यकर्ता हमें नहीं छोड़ने वाले। लेकिन सर हम कर भी क्या सकते हैं, बिना सबूत और गवाह के बिना हम उन्हें अरेस्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि वो हमारे सामने सीना तान के खड़े हो जाते हैं, फिर भी हम उनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं सकते। ऐसा कब तक चलेगा सर? अगर किसी एक ने भी उनके खिलाफ हमें गवाही देने के लिए तैयार हो जाए तो हम उस विश्वास राव के बेटे को तुरंत ही गिरफ्तार कर लेते, लेकिन किसी की मजाक जो उनके खिलाफ आवाज भी उठा सके। ACP महेश्वरी आपका क्या विचार है इसमें? आपने तो आते की साथ ही दुश्मनों की लंका लगा दी। कमिश्नर सर एक लेडी ऑफिसर की ओर देखते हुए बोले, जो इस वक्त शांत भाव से उन सभी लोगों की बातों को सुन रही थी। कमिश्नर सर का ये कहना ही था कि सभी ऑफिसर की नजरें ACP महेश्वरी की ओर चली गई। ACP माहेश्वरी अपनी जगह पर से उठकर कमिश्नर सर और बाकी के ऑफिसर्स की ओर देखते हुए बोले, सर लोगों को डर लगता है इस वजह से कि कहीं अगर उनके गवाही देने के वजह से उनके परिवार वालों को कुछ हो जाएगा या फिर उसे कुछ हो जाएगा तो उनके परिवार वालों को कौन देखभाल करेगा? तो इसमें गलत बात क्या है? मिस महेश्वरी ऐसा हुआ भी है, पिछली बार एक आदमी ने उनके खिलाफ जाकर कोर्ट में गवाही देने की कोशिश की थी, उनका अंजाम तो पता है ना, पूरे परिवार को जिंदा जला दिया था उन लोगों ने। ऐसे में कौन है अपने परिवार वालों को खोने का हिम्मत करेगा? यही बात तो हमें समझना है सर, जब तक हम जनता को विश्वास नहीं दिलाएंगे तब तक हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर जनता ही उनके खिलाफ चली गई तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। आपकी बात सही है मिस महेश्वरी, लेकिन इसके लिए हमें कुछ हटकर कदम उठाने पड़ेंगे जिससे लोगों के ऊपर पुलिस वालों का इज्जत और भरोसा और भी ज्यादा बढ़े। DSP सर ने कहा, लेकिन सर हम ऐसा करेंगे क्या जिस वजह से लोगों के ऊपर हमारा प्रभाव बढ़े? क्योंकि जितना पुलिस वालों की चर्चाएं दिन में एक बार होती है तो उन गुंडों की 100 बार, ऐसे में हमारा प्रभाव जनता के ऊपर कैसे बढ़ेगा? उसके लिए सर हमें ऐसा करना होगा जैसे कि वो गुंडे करते हैं। मतलब हम कुछ समझ नहीं। DSP सर ने कहा, सर वो लोग अपना डर जनता में बढ़ाने के लिए अपने दुश्मनों को भीड़ वाले जगह पर सबके सामने जान से मार देते हैं ताकि वो उन्हें दिखा सके कि वो उनके साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ACP महेश्वरी ने कहा, अच्छा तो आप ये चाहते हैं कि हम भी गुंडों की तरह अपने दुश्मनों को बीच सड़क पर गोली मार दे? तो फिर मैडम हम पुलिस वालों में और उन गुंडों में क्या ही फर्क रह जाएगा? आप वही तो दिखाना चाहते हैं जो हम नहीं करना चाहते।
एसीपी मंजीत कुमार बोला, सर हमें कुछ ऐसे रास्ते निकालने होंगे जिससे गुंडे लोगों का आतंक भी कम हो और लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़े। ठीक है, हम इन दोनों बातों के बारे में बाकी के सीनियर्स ऑफिसर्स के साथ बात करके आप लोगों को खबर भिजवाएंगे। अभी आप लोग जाए और इस केस को हैंडल करिए। मीटिंग खत्म होने के बाद एसीपी मंजीत कुमार माहेश्वरी की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारा गुस्सा कभी भी खत्म नहीं होता है ना। अगर ऐसे ही काम करोगी तो पुलिस की नौकरी ज्यादा दिनों तक नहीं कर पाओगी। कोई भी फैसला गर्म दिमाग से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से लेनी चाहिए। दरअसल एसीपी मंजीत कुमार और महेश्वरी दोनों ही एक ही बैच के पुलिस ऑफिसर से, दोनों ने ही एक साथ आईपीएस का एग्जाम क्लियर किया था। पोस्टिंग करीब होने की वजह से दोनों ही एक दूसरे से मिलते ही रहते थे। मंजीत की बातों को सुनकर महेश्वरी उसकी ओर देखते हुए बोली, हमारे शहर का सिचुएशन दूसरे शहरों के मुताबिक बिल्कुल अलग है। हैदराबाद में जहां इस वक्त दो गैंग के बीच मुठभेड़ चल रही है, तो वहीं बेंगलुरु में रॉकी के गुम होने से सभी लोग परेशान हो रहे हैं। ऐसे में तुम्हें क्या लगता है, हमारे शहर में कुछ काम दंगे फसाद चल रहे हैं क्या? उस विश्वास राव के बेटे की वजह से दिल्ली शहर में उनका ख्वाब और भी ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है, और मैं जब तक उन्हें सलाखों के पीछे डाल नहीं देती तब तक के लिए मैं चैन से तो बिल्कुल भी नहीं बैठने वाली। माहेश्वरी की विश्वास को देखकर को मंजीत हंसते हुए बोला, तू कभी नहीं सुधरने वाली, चल एक कप कॉफी हो जाए। नहीं यार, फिर कभी, माहेश्वरी ने कहा और अपना मोबाइल लगाकर किसी को कॉल करने लगी। अभी मुझे कुछ काम है, मैं तुम अब बाद में मिलती हूँ, ये बोलकर वो किसी से बातें करते हुए वहां से चली गई। मंजीत भी इस केस के बारे में सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अगली सुबह एक चौंका देने वाली खबर पूरे दिल्ली में गूंज उठी। किसी ने रातों और रात विश्वास राव के छोटे बेटे वीरेंद्र राव को जान से मारकर नाके पर लटका दिया था। ये किसने किया इसकी किसी को खबर नहीं। पुलिस वालों के साथ साथ विश्वास राव के सभी लोग उस इंसान को ढूंढने के लिए निकल चुके थे जिसने उसके बॉस के छोटे बेटे वीरेंद्र राव को जान से मार दिया था। सभी खबरें और न्यूज चैनल के हेडलाइन पर बस यही न्यूज चल रही थी कि किसी ने बिजनेसमैन विश्वास राव के छोटे बेटे वीरेंद्र राव को जान से मारकर नाके पर लटका दिया है। मंजीत महेश्वरी की ओर देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है आखिर किसने मारा होगा इसे? माहेश्वरी, जिसने अपने आंखों पर काला चश्मा लगा रखा था, वीरेंद्र की डेड बॉडी की ओर देखते हुए बोली, किसने मारा होगा उसका तो पता नहीं, लेकिन जो कोई भी है बड़ा ही सातिर हत्यारा है। इसके बॉडी में जितने भी कट लगे हुए हैं सभी क्रिटिकल पॉइंट पर है। ऐसा लग रहा है मानो इसे मारने के लिए किसी ने एक लंबी चौड़ी प्लान बनाई थी पहले से ही, जिस वजह से इसने इतनी आसानी से वीरेंद्र को मौत के घाट उतार दिया। अब क्या होने वाला इस कहानी में? आखिर किसने मारा था विश्वास राव के छोटे बेटे वीरेंद्र राव को? क्या माहेश्वरी और मांजित पता लगा पाएंगे कि आखिर किसने वीरेंद्र की हत्या की? कहानी को आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोबल पर। CH5 नई प्रोजेक्ट। महेश्वरी की बातों को सुनने के बाद मंजीत वीरेंद्र की डेड बॉडी की ओर देखने लगा, जो कि उसके कहा गए मुताबिक बिल्कुल सही था। उसने उसके पूरे शरीर पर नजरें दौड़ाई, फिर कहा, बात तो तुम्हारी भी सही है, ये किसी प्रोफेशनल किलर का ही काम हो सकता है, नहीं तो हर एक क्रिटिकल पॉइंट में वार करना इतना आसान नहीं होता है। ये किसी मांझा हुआ खिलाड़ी का ही काम है जो सालों से इस जुर्म की दुनिया में बेताज बादशाह की तरह काम कर रहा है। मंजीत की बातों को सुनने के बाद महेश्वरी ने आगे कोई जवाब नहीं दिया और आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी कि आखिर इस डेड बॉडी को सबसे पहले किसने और कब देखा। तभी एक कांस्टेबल एक आदमी को महेश्वरी के पास लेकर आते हुए बोला, मैडम यही वो आदमी है जिसने हम लोगों को इन्फॉर्म किया था। उस कांस्टेबल की बातों को सुनकर महेश्वरी उस आदमी की ओर देखने लगा जो एक चाय वाला नजर आ रहे थे। तो तुमने देखा इस डेड बॉडी को, सबसे पहले जरा बताओगे कि तुमने कब और किस वक्त इस बॉडी को यहाँ पर देखा? महेश्वरी की बातों को सुनकर अब वह चाय वाला घबराने लगा, क्योंकि उसे अब तक तो पता चल चुका है कि ये आदमी कौन है और इसका स्टेटस क्या है। वो एक गरीब घर का आदमी था और ऐसे किसी भी मामलों में पड़ना नहीं चाहता था। इसी वजह से महेश्वरी के पूछने के बावजूद वो चाय वाला चुप रहा। उसे आदमी को ऐसे चुप खड़ा देखकर अब माहेश्वरी का पर हाई हो रहा था। उसने उस चाय वाले से सख्ती दिखाते हुए कहा, देखो ऐसे मुंह बंद करके जवाब ना देना, हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए तुमने जो कुछ भी देखा हमें साफ साफ बताओ, हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे परिवार वालों को कुछ होगा। माहेश्वरी की आवाज को सुनकर आसपास के खड़े लोग भी दंग रह गए। उन्होंने सोचा भी नहीं था इतनी खूबसूरत दिखने वाली लड़की इतनी खतरनाक भी हो सकती है। वहां पर मौजूद ज्यादातर लोग उसे डेड बॉडी को देखने के वजह महेश्वरी को ही देखे जा रहे थे। यहाँ तक कि कई लोग उसे मन ही मन में अपनी गर्लफ्रेंड और बीवी बन चुके थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने माहेश्वरी की आवाज को सुना सभी लोग रियलिटी में वापस लौट गए। माहेश्वरी की दमदार आवाज को सुनकर चाय वाला घबराते हुए बोला, देखिए मैडम, मैं किसी भी झंझट में पड़ने वालों में से नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे बच्चों और बीवी को कौन पालेगा? मेरे अलावा मेरे घर में कमाने के लिए कोई नहीं है। देखो मैं तुम्हारी बातों को अच्छी तरीके से समझ रही हूँ, लेकिन तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे परिवार वालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बस तुम इतना बताओ कि जब तुम यहाँ पर आए तब तुमने क्या देखा था और उसके बाद क्या क्या हुआ। देखो अगर तुमने अपना मुंह नहीं खोला तो हमें तुम्हें ना चाहते हुए भी पुलिस स्टेशन में ले जाकर तुमसे पूछताछ करनी होगी, इसलिए यही बेहतर होगा कि तुम हमें सब कुछ सच सच बताओ। उसे चाय वाले को घबराते देखकर मंजीत माहेश्वरी के सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बोला, पहले इसे पानी पिलाओ। मंजीत ने कांस्टेबल को इशारा किया, फिर माहेश्वरी की ओर मुड़कर देखते हुए बोला, माहेश्वरी तुम कब समझोगी यार, हर वक्त गुस्से से फैसला नहीं लिया जाता है। देखा ना तुम्हारे वजह से बेचारा कितना डर गया। इन्हीं डरपोक लोगों की वजह से दिल्ली में मौजूद गैंगर्स की आबादी बढ़ते ही जा रही है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है कि इन लोगों को सच बोलने में इतनी घबराहट होती क्यों है। महेश्वरी की बातों को सुनकर मंजीत उसे समझाने की कोशिश करना चाहता था कि हर किसी के घर की कंडीशन एक समान नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ पुलिस वालों ने मिलकर वीरेंद्र की डेड बॉडी को नीचे उतारी। इस वक्त तक न्यूज वाले भी वहां पर पहुंच चुके थे जो इस घटना को अपने कमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे।
क्या हुआ, कुछ पता चला कि ये सब किसने किया है? एएसपी हर्ष देशमुख उन दोनों की ओर देखते हुए बोले। नहीं सर, अभी तक तो नहीं, बस इतना पता चला है कि यह काम किसी प्रोफेशनल किलर का है। इसके शरीर के हर एक अंग पर बारीकी से कट लगाए गए हैं जो कि कोई पागल डॉक्टर या फिर कोई मांझा हुआ खिलाड़ी ही कर सकता है। मंजीत हर्ष की ओर देखते हुए बोला। हर्ष वीरेंद्र की चेहरे की ओर देखने लगा जो इस वक्त काफी अजीब दिखाई दे रहा था। उसके होंठ काले पड़ चुके थे, मानो उसे किसी ने जहर दिया हो। ये इसका होंठ काला क्यों पड़ गया है? कहीं इसके मरने का वजह जहर तो नहीं है? देखो, इसका होंठ काला पड़ गया है। हर्ष की बातों को सुनकर महेश्वरी और मंजीत दोनों ही वीरेंद्र के होंठ की ओर देखने लगे जो इस वक्त काला पड़ चुका था। हाँ सर, वाकई में इसका होता तो काला पड़ चुका है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई सर, किसी इंसान को जहर देना गोली चलने जितना आसान नहीं होता है। इसके लिए काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं, तो फिर किलर ने जहर का इस्तेमाल क्यों किया होगा? मंजीत ने कहा। ये तो जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आएगा तभी ही पता चलेगा। इसे हॉस्पिटल भेज दो पोस्टमार्टम के लिए। सॉरी सर, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, एक ऑफिसर हर्ष के पास आते हुए बोला। सर, ये आप भी जानते हैं और हम सभी भी, यह विश्वास राव का छोटा बेटा है, ऐसे में उनकी आदमी हमें यहाँ से उसके बेटे की लाश को ले जाने नहीं देंगे। ये बोलकर उससे पुलिस ऑफिसर ने भीड़ की ओर इशारा किया जहां इस वक्त बस काले कपड़े पहने हुए लोग ही दिखाई पड़ रहे थे और वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे उसे काले कपड़े पहने हुए लोगों से छुप गए। सर, ये सभी लोग विश्वास राव के आदमी हैं और उसके छोटे बेटे की लाश को लेने के लिए आए हुए हैं। अगर हमने उन्हें रोक टोक करने की कोशिश की तो सर इसका अंजाम आपको भी पता है और यहाँ पर मौजूद बाकी के पुलिस ऑफिसर्स को भी। उसे पुलिस वाले की बातों को सुनकर हर्ष अच्छी तरीके से समझ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। लेकिन सर, हमें इस केस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी और ऐसे में अगर हम इसका जवाब हमारे सीनियर ऑफिसर को नहीं देंगे तो फिर हमारा यहाँ आना तो बेकार हुआ ना। हमें कैसे भी करके वीरेंद्र की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तो लेकर जाना ही पड़ेगा सर, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। महेश्वरी हर्ष की ओर देखते हुए बोली। उन सभी के बातों के बीच कटे कटे लोग जो कि देखने में किसी बाउंसर से कम नहीं लग रहे थे, उन्होंने वीरेंद्र को उठाया और अपने साथ लेकर चले गए। पुलिस और वहां पर मौजूद बाकी के सभी लोग बस उन्हें जाते हुए देखते ही रह गए और वो सभी कर भी क्या सकते थे। उनके खिलाफ नहीं कोई बोलने की हिम्मत करता है और ना ही उनके खिलाफ किसी न्यूज चैनल में खबरें फैलती हैं, ऐसे में कौन ही उन सब से बैर मोल लेने की कोशिश करेगा। वीरेंद्र को वहां से ले जाते देखकर माहेश्वरी की मुठ्ठियां कस गई और वो मंजीत की ओर देखते हुए बोली, चलो यहाँ से और तुम लोग भीड़ हटो यहाँ से। माहेश्वरी ने कहा और अपनी गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन की ओर निकल गए। फिर धीरे धीरे वहां से पब्लिक भी अपने अपने रोजगारों के लिए निकल गए। आखिर कौन ही पूरे दिन इस ड्रामे को देखना चाहेगा जो कि आगे चलकर उन्हीं के ऊपर आग बनकर बरस सकता है था। जब से ये खबर विश्वास राव के कानों में सुनाई पड़ी कि किसी ने उसके छोटे बेटे को जान से मार दिया, तब से वो एक कमरे में अपने आप को बंद करके बैठा हुआ था, जब तक कि उसे बुलाने के लिए उसका खास आदमी भवानी उस कमरे पर नहीं आया। भाई छोटे मालिक को लेकर आ गए हैं, बाकी के घर वाले आपको ढूंढ रहे हैं। भवानी की बातों को सुनकर विश्वास राव अपनी दोनों आंखें बंद किए हुए ही कहा, पता चला कौन है वो जिसने मेरे बेटे को जान से मारा है? भवानी अपना सर झुकाकर बोला, भाई हमारे लोगों ने सभी लोगों से पूछताछ कर लिया है, लेकिन अभी भी उस आदमी के बारे में पता नहीं चला है कि छोटे मालिक को किसने मारा है। तो क्या उसे आसमान का गया या फिर जमीन निकल गई? विश्वास राव दहाड़ते हुए अपनी जगह से उठा और भवानी की ओर देखकर गुस्से में बोला, अगर 24 घंटे के अंदर वो आदमी मुझे नहीं मिला तो मैं पूरे दिल्ली को तहस नहस कर दूंगा। जाओ और उसे मेरे पास घसीट कर लेकर आओ। मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगी तब तक मैं मेरे बेटे के कातिल का कटा हुआ सर ना देख लूं। जाओ। अपने मालिक की बातों को सुनकर भवानी वहां से चला गया। आखिर कौन हो तुम और कहां हो? तुम जो कोई भी हो, तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। तुमने मेरे बेटे को मुझसे छीनकर अपनी मौत को बुलावा दिया है। तुम जो कोई भी हो, मेरे पंजों से ज्यादा दिनों तक नहीं बचोगे। वहीं उधर राघव इस वक्त अपने कंपनी के कुछ एम्प्लॉय के साथ में बैठकर एक प्रोजेक्ट के बारे में बातें कर रहा था। आदित्य, ये तुम्हारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसलिए तुम्हें हर वक्त हमसे पूछना पड़ेगा कि तुम जो कुछ कर रहे हो वह सही है या गलत, क्योंकि एक भी गलती हमारे कंपनी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हमारे इस 5 लोगों की टीम में एक और एम्प्लॉय शामिल होने वाला है जिसे खुद हमारे बॉस ने हायर किया है, और वो कौन है आप लोगों को थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। डिपार्टमेंट हेड श्वेता बोली। कभी उस रूम का दरवाजा खुला और एक हाई हील की टक टक आवाज करते हुए एक लड़की अपने बालों को संवारते हुए उनके पास चली आ रही थी। आंखों में काले चश्मे, होठों में पिंक लिपस्टिक, कानों में बड़े बड़े इयररिंग्स और गले में एक डायमंड का नेकलेस। ऐसा लग रहा था मानो कोई हुर की परी आज उनके कंपनी में आसमान से उतरी हो। ओह हेलो मिस रेबेका, नाइस टू मीट यू। श्वेता उसे लड़की यानी कि रेबेका से हाथ मिलाते हुए बोली। वेल, हाथ तो धोया ही होगा तुमने, क्योंकि मुझे गंदे लोगों से सख्त नफरत है। वेल फॉरगेट इट। रेबेका की बातों को सुनकर श्वेता को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसके साथ इतनी बदसलूकी नहीं की थी और ना ही अपने जूनियर्स के सामने उसे नीचा दिखाया था। पर आज इस लड़की के वजह से श्वेता को बहुत ही शर्मिंदा महसूस हो रही थी, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि रेबेका को उनका बॉस ने अपॉइंट किया था, तो इस वजह से ना चाहते हुए भी उन्हें उनकी बातों को मानना ही था। रेबेका अपनी बड़ी सी चश्मे को अपने टॉप के ऊपर रखकर वहां पर मौजूद 5 लोगों की ओर देखने लगी, जिनमें से अब 3 लड़के और उससे मिलकर 3 लड़कियां थी। सबसे पहले उसकी नजर है शिवम के ऊपर गई, जो कि एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। दिखने में वो भी काफी हैंडसम था, लेकिन रेबेका की नजर में वो किसी सो कॉल्ड लड़के के अलावा और कुछ नहीं था। तभी उसकी नजर राघव के ऊपर गई, जो उन सब से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे की चमक को देखकर एक पल के लिए रेबेका भी उसे देखते ही रह गई थी। अब क्या होने वाला है इस कहानी में? आखिर किसने वीरेंद्र राव की हत्या की है? क्या पुलिस वाले और विकास राव के आदमी उस हत्यारे को पकड़ पाएंगे? आखिर कौन है रेबेका और किस कारण से लक्ष्य ने उसे ओबरॉय कॉर्पोरेशन के कंपनी में बुलाया था?
जानने के लिए आगे पढ़े रॉकी द राइज ऑफ माफिया सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोबल पर। CH6 रेबेका की बदतमीजी। रेबेका के अचानक वहां पर आ जाने से कोई भी खुश नहीं दिखाई दे रहा था, खास करके डिपार्टमेंट हेड श्वेता। उसे रेबेका का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिस तरीके से वो उससे बातें कर रही थी। फिर भी श्वेता का काम था उन सभी को रेबेका से एडिट यूज करवाने का, जिस वजह से उसने उसका इंटरव्यूज करवाया, फिर अपना आज का मीटिंग शुरू किया। देखिए, आप लोगों ने ऐसा प्रोजेक्ट पहले भी किया होगा और किसी ने नहीं भी किया होगा, पर फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सभी है यहाँ पर, हम लोग मिलजुल कर इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। हमारी सॉफ्टवेयर कंपनी इस बार एक गेमिंग कंपनी के साथ कोलैबोरेट किया है और हमें उस गेमिंग कंपनी को कुछ हाई ग्राफिक्स डिजाइन सबमिशन करनी है, ताकि उनका गेम और भी ज्यादा बेहतर और प्रोफेशनल नजर आए। श्वेता ने एक रिमोट उठाया और प्रोजेक्टर ऑन कर दी। प्रोजेक्टर पर कुछ वीडियो चलने लगे, जिसे गेमिंग कंपनी के एडवाइजर डिपार्टमेंट ने उन्हें भेजा था। श्वेता वीडियो के हिसाब से उन्हें समझाते हुए बोली, ये एक प्रोफेशनल गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें करोड़ों लोग डेली लाइव स्ट्रीम और वीडियो डालते हैं, लेकिन कुछ वक्त से कुछ हैकर्स ने उनके गेमिंग प्लेटफॉर्म पर अटैक किया है, जिस वजह से इनका रेटिंग दिन ब दिन गिरते ही जा रहा है। और हमें ये टास्क मिला है कि सबसे पहले हमें उन हैकर्स को रोकना है और उसे गेमिंग ऐप को भी डिजाइन करना है। इसके लिए हमें 27 दिनों का वक्त दिया गया है। अगले हफ्ते यानी कि मंगलवार का दिन जन्माष्टमी है, इसलिए कंपनी बंद रहेगी। ऐसे में हमें कुछ हटकर सोचना पड़ेगा, ताकि हमारा काम भी ना रुके और सेलिब्रेशन भी बना रहे। श्वेता की बातों को सुनकर सभी लोगों ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। लेकिन इन सब से अलग मीटिंग के पूरे वक्त पर रेबेका की नजरें राघव के ऊपर गड़ी हुई थी। मीटिंग कम से कम 1.5 घंटे तक चला और एक पल भी ऐसा नहीं रहा कि रेबेका की नजरें राघव के नजरों से ना टकराए हो। वो किसी ना किसी बहाने राघव को देखने का मौका नहीं छोड़ रही थी। कभी वो अपना पेन नीचे गिरती तो कभी पानी का जग इधर से उधर करती। ये देखकर श्वेता को इतना गुस्सा लग रहा था कि वो रेबेका से ये कहना चाहती थी कि अगर तुम्हें लड़का घूरना है तो किसी माल या पार्क में जाओ, यहाँ पर रहकर हमारा काम मत बिगड़ो। मीटिंग खत्म होने के बाद सभी वहां से जाने लगे, तभी श्वेता उन सभी को रोकते हुए बोली, गाइस मुझे पता है आप लोग इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से पूरा करने में हम एक दूसरे की मदद करेंगे, ताकि हमारा कंपनी और भी आगे बढ़े। हाँ, बड़ी आई कंपनी को आगे बढ़ाने वाली तुम्हारे सोचने पर से ही ओबरॉय कॉर्पोरेशन इतना आगे नहीं बढ़ा है। कहीं और लोग भी हैं जिन्होंने इस कंपनी को आगे बढ़ाने में अपनी मदद की है। बड़ी आई अपने आप को स्पेशल समझने वाली। रेबेका को अचानक श्वेता की बातों को काटते देखकर सभी उसकी ओर हैरानी भरी नजरों से देखने लगे, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी श्वेता की बातों को बीच में काटकर किसी प्रकार का रोक टोक नहीं किया था। यहाँ तक कि लक्ष्य भी उसकी बातों को सुनने के बाद ही कोई जवाब देता था, लेकिन रेबेका ने तो हद ही पार कर दी। यहाँ तक कि उसने बातों ही बातों में उन लोगों के सामने श्वेता की बेइज्जती भी की थी। और ये तो लाजमी था कि जिस लड़की को कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉय को इतना रिस्पेक्ट देता हो, तो वह कौन ही होगा जो उसकी बेइज्जती करने की हिम्मत करेगा। वहीं रेबेका की बातों को सुनकर श्वेता को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसके चेहरे पर रसीदकर थप्पड़ मारना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और रेबेका की ओर देखते हुए बोली, मिस रेबेका, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था, आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही है। वैसे देखा जाए तो ये बात भी सच थी कि एक कंपनी को बढ़ाने के लिए सिर्फ उसका मालिक ही भागीदार नहीं होता है, बल्कि जितने भी लोग उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग देते हैं, उनका भी हक बनता है कंपनी को आगे बढ़ाने में। ओ यू मीन मैं आंधी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है, ऐसा समझने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, समझी? और हाँ, अगली बार मेरे सामने कभी भी जुबान लड़ाने की कोशिश मत करना, समझे? वरना मैं कौन हूँ तुम्हें अच्छी तरीके से बताती। ये पहली बार था, इस वजह से मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, वरना तुम इस कंपनी के बाहर दिखाई देते। ये बोलकर उसने बड़े ही स्टाइल के साथ अपना चश्मा लगाया और मुस्कुराते हुए राघव की ओर देखकर वहां से निकल गई। अपने जूनियर्स के इतनी बेइज्जती होने के बाद भी वो रेबेका को कुछ भी नहीं बोल पाए, बस उसकी कड़वी बातों को सुनने लगी। शायद उसने ही अपने आप को बहुत ही बड़ा समझ लिया था, जिस वजह से आज उसकी असलियत उसके सामने आकर खड़ी हो गई। वो भी इस कंपनी में काम करने से एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करती थी। वो तो इस कंपनी में आने के बाद ही उसका रहन सहन और एटीट्यूड बदल गया था, लेकिन आज रेबेका की बातों को सुनने के बाद श्वेता को अपनी पुरानी यादें याद आने लगी कि कैसे उसके सीनियर्स उसके साथ कैसे बदसलूकी किया करते थे। जब रेबेका उसे मीटिंग रूम के अंदर आई थी, तब उन लोगों ने सोचा नहीं था कि मीटिंग खत्म होने के बाद उन्हें कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा जो कि उनकी उम्मीद से परे था। राघव भी रेबेका की इस बात सुलूकी से काफी नाराज दिखाई दे रहा था। उसने सोचा नहीं था कि रेबेका ऐसी निकलेगी। वो उसे जिस तरीके से देख रही थी, उसे लगा था कि वो एक मिलनसार लड़की है, लेकिन कहते हैं ना, किसी की असलियत आने में डर नहीं लगती, चाहे वो कितना भी छुपा कर रखे, वो कभी ना कभी सबके सामने आ ही जाती है। प्रमिला, जो कि एक मिडिल क्लास की लड़की थी, वो श्वेता की सिचुएशन को अच्छी तरीके से समझ रही थी। उसने श्वेता को दिलासा देते हुए कहा, मैडम आप उसे लड़की की बातों को सुनकर अपसेट मत होइए। उसे क्या पता आप कौन है और आपने इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या योगदान दिया है। हाँ मैडम जी, आपको उसकी बातों को दिल में नहीं लेना चाहिए। फिर राघव दरवाजे की ओर देखते हुए कहा, जहां से अभी अभी रेबेका बाहर निकली थी। उसकी अकड़ देखकर तो इतना पता चल गया था कि वो किसी अमीर घर की बिगड़ेल बेटी है, जिसके अंदर कोई संस्कार नहीं है। उसे अभी तक इतना भी पता नहीं है कि अपने से बड़े लोगों से बातें और इज्जत कैसे करते हैं। पर आप मैडम एक अच्छे घर से आते हैं और आपको इन अमीर घरों की बिगड़ेल औलादों के हरकतों के बारे में अच्छी तरीके से समझती होंगी। मैडम, अगर उसे लड़की ने दोबारा आपकी बेइज्जती करी तो हम बस से उसकी शिकायत कर देंगे, फिर देखते हैं वो इस कंपनी में कैसे टिकती है। शिवम ने कहा, जी मैडम, हम आपकी बेइज्जती कतई नहीं सहन करेंगे। और वो होती कौन है आपसे ऊंची आवाज में बातें करने वाली? हम अभी जाकर बस से उसकी कंप्लेंट करते हैं, तब इसकी अकल ठिकाने में आएगी। उन सभी की बातों को सुनकर श्वेता उन्हें रोकते हुए बोली, कोई फायदा नहीं है। ये लड़की जो अभी आई थी रेबेका, हमारी बॉस की कजन है, ऐसे में क्या लगता है वो हमारी बातों पर विश्वास करेंगे?
कजन है तो क्या हुआ मैडम की हमारी इज्जत नहीं है, और वो होती कौन है आपके साथ ऊंची आवाज में बातें करने वाली? आज तक किसी ने भी आपके साथ ऐसी बदतमीजी नहीं करी है जितना आज उसे बिगड़ैल लड़की ने की है, हमें उसे सबक तो सीखना ही होगा। फालतू की बातें मत करो तुम लोग, हम उसका कुछ नहीं बिगड़ सकते, वो बस एक प्रोजेक्ट के लिए हमारी कंपनी में आई हुई है और कुछ ही दिनों में हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके उसे यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए भगा देंगे, तब तक के लिए तुम लोग शांत रहो। मैं ठीक हूँ, अब तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। वो लोग श्वेता के आंखों में आए हुए आंसू को देख चुके थे, जिस वजह से उन्होंने उससे आगे कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गए। सभी के वहां से चले जाने के बाद श्वेता अपनी आंखों में छलक रहे आंसुओं को पहुंचकर अपने कामों में व्यस्त हो गई। वहीं आज का पूरा करने के बाद राघव निशांत के साथ अपनी बाइक लेकर घर की ओर निकलने लगा, तभी एक चमचमाती हुई फरारी उन दोनों के बाइक के सामने आकर रुकी। वो दोनों अपने मुंह से कुछ शब्द निकाल पाते उससे पहले ही ड्राइविंग सीट का विंडो धीरे धीरे नीचे होने लगा। ये देख करके उसे करोड़ों की महंगी फरारी के अंदर कौन बैठा है, दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। रेबेका बड़ी ही स्टाइल के साथ अपनी चमचमाती हुई करोड़ की फरारी से बाहर निकली और राघव के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपने आंखों के कोनों से निशांत को इशारा किया कि वो वहां से चला जाए, लेकिन राघव ने उसे रोक लिया और रेबेका की ओर देखते हुए बोला, आप अपना कार हटाए, हमें अपने घर जाना है। कोई बात नहीं, चले जाना, अगर एक दिन लेट से घर जाओगे तो किसी का क्या बिगड़ेगा? रेबेका राघव के करीब आते हुए बोली। राघव इतना भी बेवकूफ नहीं था कि वो उसे लड़की की हरकतों को समझ में ना पाए। उसने उसका हाथ तुरंत ही झटका और उसकी ओर गुस्से से घूर कर देखते हुए बोला, आप एक लड़की हैं इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, अगर आपकी जगह पर किसी लड़के ने ऐसी हरकतें किया होता तो मैं उसका दोनों हाथ पांव तोड़कर रास्ते पर बैठा देता। चलो निशांत, रेबेका ने सोचा, बड़ी ही नहीं होगा कि राघव उसकी ऐसी हरकतों से इतना वायलेंट हो जाएगा। उसने अपनी सेडिक्टिव भारी आवाज में कहा, इतनी भी अकड़ किस बात की है हूँ। ये बोलकर उसने उसकी बाइक की चाबी निकाल ली और अपनी कार के अंदर जाकर बैठ गई। अगर तुम्हें अपनी बाइक की चाबी चाहिए तो आज अभी तुम्हें मेरे साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जाना होगा, तभी मैं तुम्हारी बाइक की चाबी वापस करूंगी, वरना ऐसे ही अटके रहो यहीं पर। रेबेका की बातों को सुनकर राघव उसकी ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोला, पता है आजकल के टीनेजर्स जब बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं और उन्हें पुलिस पकड़ लेता है तब वो क्या करते हैं। रेबेका राघव की बातों का मतलब को समझ पाती उससे पहले ही राघव ने अपनी बैग से अपनी बाइक की दूसरी चाबी निकाली और उसे रेबेका की आंखों के सामने हिलाते हुए बोला, अपना दूसरा चाबी निकाल लेते हैं। राघव की स्मार्टनेस को देखकर रेबेका दंग रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि राघव के बैग में एक और चाबी मौजूद होगी। उसने तो ये सोचकर उसकी चाबी को उसकी बाइक निकाली थी कि मजबूरी में ही सही, लेकिन आज वो राघव के साथ एक अच्छी शाम बिता पाएगी, लेकिन यहाँ पर तो राघव ने ही उसके प्लान पर पानी फेर दिया। मैडम, अब आप जाकर इस चाबी की पूजा करें या फिर इसे गंगा में समर्पित कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो निशांत के साथ वहां से निकल गया। अब क्या होने वाला है इस कहानी में? आखिर कौन है वीरेंद्र का कातिल? क्या पुलिस और विश्वास राव की आदमी उस आदमी को ढूंढ पाएंगे? आखिर कौन है रेबेका, जिसकी बदतमीजी सहने के बाद भी डिपार्टमेंट हेड श्वेता शर्मा चुप रही? क्या राघव की ऐसी हरकतों को देखने के बाद रेबेका उसके साथ कुछ कर देगी? कहानी को आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोबल पर। CH7 लड़कियों की लड़ाई। राघव ने जैसे ही अपनी बाइक की दूसरी चाबी निकाल, रेबेका की खुशी दुखी में बदल गई। उसने सोचा भी नहीं था कि राघव अपने बैग में अपनी दूसरी चाबी को लेकर भी घूमता है। मैडम, अब आप जाकर इस चाबी की पूजा करें या फिर इसे गंगा में समर्पित कर दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर राघव निशांत के साथ वहां से निकल गया। राघव को ऐसे अपने आप से दूर जाते देखकर रेबेका मुस्कुराते हुए बोली, गुड फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट आई लाइक योर एटीट्यूड। मैं भी देखती हूँ मुझसे तुम कैसे पीछा छुड़ाते हो मिस्टर राघवेंद्र सिंह। आज तो तुम अपनी दूसरी चाबी की वजह से बच गए, लेकिन कल कैसे बच पाओगे? ये बोलकर वो अपने चेहरे पर खतरनाक स्माइल के साथ वहां से अपनी फरारी लेकर निकल गई। वहीं दूसरी तरफ राघव और निशांत दोनों ही अपने बाइक में सवार हुए एक रेस्टोरेंट के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी बाइक पार्क करी और रेस्टोरेंट के अंदर जाकर बैठ गए। अपने डिशेज ऑर्डर करने के बाद दोनों अपने अपने मोबाइल लिए बैठ गए। थोड़ी देर तक अपनी मोबाइल चलाने के बाद निशांत राघव की ओर देखने लगा, जिसका चेहरा इस वक्त सब नजर आ रहा था। आज से पहले उसने कभी भी राघव के चेहरे पर इस तरीके के भाव नहीं देखी थी। उसने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, भाई बुरा मत मानना, लेकिन वो लड़की पूरे मीटिंग की वक्त तुम्हें ही देखे जा रही थी। जितना नजर उसका पूरे मीटिंग पर नहीं था, उतना नजर तुम्हारे ऊपर गड़ा हुआ था। तो मैं क्या करूं? राघव उसकी ओर ध्यान दिए बिना ही कहा। निशांत को उसकी ऐसी जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मुझे ना लगता है कि उसे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है, ऐसा मुझे लगता है। निशांत घबराते हुए बोला, क्योंकि उसकी बातों को सुनने के बाद राघव उसे ही घर कर देख रहा था। राघव दोबारा अपने मोबाइल पर एक वेबसाइट खोलकर बैठ गया और निशांत की बातों पर ध्यान नहीं देने लगा, क्योंकि उसे पता था निशांत हर वक्त किसी न किसी प्रकार की टॉपिक निकालकर अपने ही आप बड़बड़ाने लगता है। कुछ देर शांत रहने के बाद निशांत राघव की ओर देखकर दोबारा बोला, भाई तुम्हें नहीं लगता है कि जैसे उस लड़की ने जिस तरीके से तुम्हारा चाबी निकाला, उसने अपने हाथ से निकाला था, तुम्हें नहीं लगता है कि वो तुम्हें मन ही मन पसंद करने लगी हो? नहीं, ऐसा भी हो सकता है, मेरा मानना है। निशांत की बातों को सुनने के बाद राघव अब चिड़चिड़ा महसूस करने लगा। उसने उसकी ओर देखते हुए शांत लहजे बोला, देख यार, तुम जो कहना चाहते हो मैं उसे अच्छी तरीके से समझ रहा हूँ, लेकिन मैं अभी किसी भी प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता और ना ही किसी रिश्ते में बांधना चाहता हूँ, और ऐसी लड़कियों से तो बिल्कुल भी नहीं जिसे बात करने की तमीज ना हो। हम उसकी बदतमीजी को देखकर मुझे भी बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन जैसे ही हमारी मैडम ने ये बताया कि वो हमारे बॉस की कजन है, मैं चुप रहा, वरना उसे वहीं पर एक लपड़ खींचकर उसके चेहरे का नक्शा ही बदल देता। चल छोड़ ना यार, कुछ दिनों की ही तो मेहमान है, फिर वो यहाँ से चली जाएगी और हम अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जीना शुरू करेंगे, राघव ने कहा और दोनों अपनी डिशेज को खाने लगे।
निशांत खाते खाते आसपास बैठे लड़कियों को भी ताड़े जा रहा था। वैसे भी काफी कम बार वो दोनों इस जगह पर खाने के लिए आते हैं और ऐसा मौका निशांत कहीं से भी जाने नहीं देना चाहता था। वो अपनी नजर इधर से उधर दौड़ा ही रहा था कि तभी उसकी नजर उस कमरे में रखी गई एक दूसरे टेबल पर गई जहां पर एक कपल बैठे हुए थे। एक पल के लिए निशांत उन्हें देखकर इग्नोर किया, लेकिन गौर से देखने के बाद वो लड़की उसे जानी पहचानी लगी। जैसे ही उसे पता चला कि वो लड़की आखिर है कौन, वो हैरान होते हुए बोला, अनुष्का। नहीं, वो यहाँ कैसे आ सकती है? वो तो अपने पति के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई थी, तो फिर आज वो इस रेस्टोरेंट में क्या कर रही है? तभी वो लड़की जिसका नाम अनुष्का था उसकी भी नजर निशांत के नजरों से जा मिली। वो भी निशांत को यहाँ पर देखकर हैरान हो गई थी। उसने कभी भी सोचा नहीं था कि वो इस जगह पर निशांत से टकराएंगी। एक साल बाद वो कभी निशांत की ओर देखते तो कभी अपने सामने बैठे उसे आदमी की ओर जिसके साथ उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की थी। उन दोनों को एक साथ देखकर निशांत अपने चेहरे पर एक बनावट मुस्कान के साथ उसकी ओर देखने लगा और अपने अंदर चल रहे तूफान को शांत करने की कोशिश करने के लिए उसने अपना एक हाथ वीव किया ताकि उसे ना लगे कि वो अपनी पिछली जिंदगी को भूलकर अभी भी से दुख में जी रहा हो। अनुष्का भी अपनी एक हाथ वीव किया और ये दिखाने की कोशिश करने लगी कि वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसे ही पता था कि आखिर उसके अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। तभी एक वेटर निशांत के पास बिल लेकर आ गया जिससे निशांत और अनुष्का के बीच एक दीवार सी खड़ी हो गई। निशांत एक पल के लिए उस वेटर को देखकर गुस्सा हो गया था, लेकिन उसका गुस्सा जितनी तेजी से आया था इतनी तेजी से कम भी हो गया। उसने तुरंत उन दोनों का बिल पर किया और उस वेटर को वहां से रफा दफा कर दिया। राघव अपना डिश कप का खत्म कर चुका था और निशांत की हरकतों के ऊपर नजरें गड़ाए हुए था। वो उसकी नजरों का पीछा करते हुए उस लड़की की ओर देख रहा था जिसे निशांत काफी देर से देखे जा रहा था। उसने खाने का नाटक किया और निशांत का ध्यान अपनी ओर करते हुए बोला, भाई ऐसा भी मत घूरो उसे कि देखने वालों को लगे कि तुम लड़कीबाज हो। देख नहीं रहे हो क्या उसका पति उसके साथ बैठा हुआ है? लोग क्या सोचेंगे कि तुम एक शादीशुदा लड़की को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो? ये पब्लिक प्लेस है भाई, ये सब अच्छा नहीं लगता। राघव की बातों को सुनकर निशांत को भी याद आया कि उसकी अब किसी और के साथ शादी हो चुकी है। उसने अपनी आंखों में छलक रहे आंसुओं को पूछा और राघव की ओर देखते हुए बोला, चल यार घर चलते हैं, देर हो रही है। ये बोलकर वो बिना राघव का इंतजार किए वहां से निकल गया। राधा उन्हें भी उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसके पीछे पीछे उस रेस्टोरेंट से निकल गया। वहीं निशांत को वहां से जाते देखकर अनुष्का वहां से उठकर उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन अपने सामने बैठे इंसान के वजह से वो वहां से हिल तक नहीं पाए और अपने अंदर चल रहे तूफान को रोक कर बैठी रही। आज उसे इस लड़के के साथ देखकर उसे इतना तो पता चल चुका था कि निशांत भी उसे भुला नहीं पाया है, जिस वजह से आज भी वो सिंगल है। आई एम सॉरी निशांत, लेकिन अब मैं पीछे मुड़कर नहीं देख सकती हूँ। तुम्हें अपनी जिंदगी की शुरुआत नई तरीके से कर लेनी चाहिए। ये बोलकर उसने अपने आंसुओं को पूछा और अपने डिशेज को खाने लगी। निशांत जैसे ही अपने घर में पहुंचा, अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके फूट फूट कर रोने लगा। उसने जिस शख्स को बुलाकर एक नई शुरुआत करने की सोची थी, आज वही शख्स उसके सामने अचानक आकर खड़ी हो गई। वो और राघव कभी कभार उस रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए जाते थे और वहां उन्हें बाकी रेस्टोरेंट से कुछ ज्यादा ही लगाव हो चुका था, जिस वजह से वह हर एक वीक कम से कम 3 से 4 बार जाते थे। लेकिन आज उसके साथ जो हुआ वो अगली बार से उस रेस्टोरेंट के सामने अपनी परछाई तक को जाने नहीं देना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ अनुष्का भी अपने कमरे में बैठकर इस वक्त फूट फूट कर रो रही थी। तुम क्यों आए मेरी जिंदगी में वापस निशांत? मैं तुम्हें बड़ी मुश्किलों से भुलाकर अपने पति के साथ नई शुरुआत करने की कोशिश की थी, लेकिन आज तुम्हारे चेहरे की बेबसी को देखकर मैं अपने आप को ही गुनहगार मान रही हूँ। मुझे माफ कर देना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन मैं अपने परिवार वालों की कश्मकश में ऐसे उलझकर रह गई कि ना चाहते हुए भी मुझे इस इंसान के साथ शादी करना ही पड़ा। आई एम सॉरी। वो अपने मोबाइल की एक फाइल में अपनी और निशांत की एक साथ बिताए हुए पल को याद करके फूट फूट कर रो रही थी। राघव ने भी रेस्टोरेंट पर उन दोनों की कशमकश को भांप लिया था, लेकिन वो कुछ भी ऐसी वैसी बातें नहीं करना चाहता था जिस वजह से उन दोनों के बीच जो रिश्ता पहले कायम था वो रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए टूट जाए। तभी उसके सामने एक लड़की आकर खड़ी हो गई और उसने कहा, राघवेंद्र जी, हमने सुना है कि इस बार आप कान्हा बनने वाले हैं। अगर ऐसा है तो मैं आपकी राधा बनना चाहती हूँ। उस लड़की की बातों को सुनने के बाद कुछ और लड़कियां राघव के पास दौड़ते हुए आई और बोली, देखो ना राघव, ये लड़कियां तुम्हारी राधिका बनना चाहती है, लेकिन मैं तुम्हारी राधा बनना चाहती हूँ। नहीं राघवेंद्र जी, मैं आपकी राधा बनूंगी। मेरी माँ कहती है कि हम दोनों की जोड़ी बिल्कुल राधा और कृष्ण की है। हाँ, तो हमारी जोड़ी शिव और पार्वती की जैसी है। मैंने तो इन्हें पहली बार देखते ही इन्हें अपना पति परमेश्वर मान लिया था। बस इन कहाँ कहने की देरी है, मैं तो अगले ही पल इनके घर के अंदर चली आऊंगी। फिर क्या था, और लड़कियों के बीच घमासान लड़ाई शुरू हो गई। कोई किसी और की बाल नोचता तो कोई किसी और की। उन सभी की लड़ाई को देखकर अब पूरा कॉलोनी वहां पर जमा हो गया था, जिस वजह से अब तो ऐसा लग रहा था कि अगर उन्होंने उनकी लड़ाई को नहीं रोकी तो कृष्ण कॉलोनी एक और छोटे क्षेत्र बन जाएगा। अरे यहाँ का हो रहा है जी, ये लोग ऐसे लड़ क्यों रहे हैं? एक आदमी अपना चश्मा ठीक करते हुए बोला, अरे बिहारी बाबू, आप पूछ रहे हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है? अरे हम यहाँ का सीक्रेट रही हूँ तो हमें जानने का हक है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। बिहारी बाबू जो कि कृष्णा कॉलोनी के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उसे औरत से कहा। अरे तो आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं ना, आप ही पूछिए आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। उस औरत ने कहा और अपनी पल्लू ओढ़कर सामने चल रही लड़ाई की ओर देखने लगी। सेक्रेटरी साहब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, आपके होते हुए भी देखिए कैसे ये लड़कियां एक दूसरे से लड़ रही हैं, एक दूसरे की बाल नोच रही हैं। आप कुछ करते क्यों नहीं? कुछ करिए, नहीं तो मैं अभी पुलिस को यहाँ पर बुलाती हूँ। अरे सुष्मिता जी, आप काहे इतना टेंशन ले रही है? हम है ना, हम अभी इन सभी लड़कियों की खटिया खड़ी करते हैं। ये बोलकर बिहारी बाबू धर धरते हुए उन लड़कियों के भेद के अंदर घुसे, लेकिन अगले ही पल उन लड़कियों ने उसे धक्का मारकर नीचे गिरा दिया।
हाय मेरी कमर, ये बोलकर वो दोबारा से उठे और उन लड़कियों को रोकने के लिए गए, लेकिन उन लड़कियों ने वापस से उन्हें धक्के मारकर नीचे गिरा दिया। अब तो ये सिलसिला 3 से 4 बार हो गया था, जिस वजह से उनका सफेद धोती और कुर्ता बार बार नीचे गिरने की वजह से गांधी और जगह जगह से फट भी चुकी थी। अब क्या करने वाले हैं सेक्रेटरी बिहारी बाबू इन लड़कियों की लड़ाई को रोकने के लिए? आखिर क्या हुआ था निशांत और अनुष्का के बीच की अपने प्यार को भूलकर अनुष्का को एक अनजान आदमी के साथ शादी करनी पड़ी थी? आखिर क्या हुआ था इनके बीच, क्या राघव पता लगा पाएगा? और कौन सी मोड़ लेने वाली है ये लड़ाई, जानने के लिए आगे पढ़िए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोवेल पर। CH8 कौन है जोरावर? सेक्रेटरी को बार बार नीचे गिरता देखकर आदित्य सेक्रेटरी बिहारी बाबू को उठाकर उन्हें सहारा देते हुए कहा, सेक्रेटरी जी आप ठीक तो है ना, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? शुक्रिया राघवेंद्र बाबू, लेकिन आखिर यहाँ चल कर रहा है? हमारे कॉलोनी में आज ऐसा क्या हो गया है जिस वजह से कॉलोनी की सभी लड़कियां एक दूसरे से लड़ाई कर रही है? अरे सेक्रेटरी साहब, आप बातें ही करते रहेंगे या फिर इन लड़कियों को रोकेंगे भी? खुदा ना खसत अगर किसी को चोट लग जाएगी तब आप ही के ऊपर उंगली उठेगी। हमारे ऊपर? लेकिन हमने क्या किया है बहन जी, हमारे ऊपर उंगली कहे उठेगी? उसे औरत की बातों को सुनकर सेक्रेटरी बिहारी बाबू अपना सर को जाते हुए बोले, क्योंकि आप यहाँ के सेक्रेटरी हैं और आपका फर्ज बनता है ऐसे लड़ाई को रोकना। आप कीजिए वरना हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। राघवेंद्र बाबू जरा हमें छोड़िए तो, इन लड़कियों को तो हम बताते हैं। राघव सेक्रेटरी बिहारी बाबू को रोक पाता उससे पहले ही सेक्रेटरी बिहारी बाबू ने नल चालू करके उन लड़कियों के ऊपर पानी छिड़कने लगा। अचानक हुए इस बेमौसम बरसात से सभी लोग दूर भागने लगे, वहीं लड़कियों ने भी अब लड़ाई करना बंद कर दिया था। लड़ाई बंद होता देखकर सेक्रेटरी बिहारी बाबू ने नल को बंद करके उन लड़कियों की ओर देखकर गुस्से में कहा, अरे कोई हमें बताएगा कि आखिर हमारे कॉलोनी में आज क्या हो रहा है? तुम सारी लड़कियां ऐसे एक दूसरे से लड़कियों रही हो? हमारा कृष्णा कॉलोनी कोई जंग का मैदान है क्या? बिहार अंकल, हमने सोच लिया है कि इस बार जन्माष्टमी में कृष्णा राघवेंद्र जी बनेंगे और मैं उनकी राधा, लेकिन ये सारी लड़कियां मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारी शिव और पार्वती की जैसे। नहीं बिहारी अंकल, ऋतु झूठ बोल रही है। मेरी माँ कहती है कि राघवेंद्र जी और मेरी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। जरा आप ही बताइए हम दोनों में आखिर कभी क्या है? सुधा ऋतु की बातों को काटते हुए बोली, नहीं नहीं, हम सभी राघवेंद्र जी के लिए परफेक्ट जोड़ी है। उन सभी लड़कियों की बातों को सुनने के बाद सेक्रेटरी बिहारी बाबू को आखिर पता चल गया कि माजरा क्या है। उसने एक नजर राघवेंद्र की ओर देखा जो इस वक्त हताश नजरों से उसी की ओर देखे जा रहा था, तो वही वो सभी लड़कियां राघव की ओर प्यार भरी नजरों से देख रहे थे। साला ये सब का हो रहा है रे? हाँ, तो मामला ही गड़बड़ मालूम पड़ता है। जब हम जवान थे तब हमारे पीछे एक भी लड़कियां नहीं भाग करती थी, लेकिन इस राघवेंद्र के पीछे तो पूरी कॉलोनी की लड़कियां भाग रही का चक्कर है बे। सेक्रेटरी बिहारी बाबू ने अपने मन में कहा और राघवेंद्र की ओर देखने लगा। अरे वो सेक्रेटरी साहब, आप चुप क्यों खड़े हैं? इन लड़कियों का जवाब दीजिए, वरना हम भी खड़े हैं पीछे लाइन में कृष्ण बनने के लिए। क्यों भाई हो? गोपाल सेक्रेटरी की ओर देखकर मजाक के लहजे में कहा। हाँ हाँ, बोलिए सेक्रेटरी जी, आप क्या कहते हैं इसके बारे में? इस बार हमारे कॉलोनी का कृष्णा राघवेंद्र जी ही बनेंगे ना? अब तो लड़कियों के साथ साथ आंटियों ने भी सेक्रेटरी बिहारी बाबू की ओर देखकर सवाल करना शुरू कर दी, जिस वजह से सेक्रेटरी बिहारी बाबू अब असमंजस में पड़ गए। देखिए, आपके कहने से सिर्फ हम राघवेंद्र को जन्माष्टमी में कृष्ण नहीं बनने दे सकते हैं जब तक कमेटी मेंबर फैसला नहीं सुना देता है। इसलिए आप सभी आज रात ठीक 8 बजे क्लब हाउस में आ जाएगा, वहीं पर हम इस बारे में कमेटी मेंबर से बात करके आप लोगों को फैसला सुनाएंगे। अब तो ठीक है ना? सेक्रेटरी बिहारी बाबू की बातों को सुनकर मोहिनी उनकी ओर देखते हुए बोली, चाहे कुछ भी हो जाए बिहारी अंकल, लेकिन अगर राघवेंद्र जी के अलावा कोई और जन्माष्टमी में कृष्णा बना तो हम में से कोई भी लड़कियां राधा बनकर इस महोत्सव में शामिल नहीं होंगी। क्यों बहनों? मोहिनी की बातों को सुनकर सभी ने एक साथ कहा, हाँ हाँ, अगर राघवेंद्र जी कृष्णा नहीं बनेंगे तो हम में से कोई भी जन्माष्टमी के दिन अपने घर से बाहर नहीं आएंगे, समझे ना आप लोग? ये बोलकर सभी लड़कियां वहां से चली गई। उन लड़कियों के वहां से जाने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग हक्के बक्के होकर एक दूसरे की ओर देखे जा रहे थे, क्योंकि कुछ ही देर पहले वही लड़कियां एक दूसरे से लड़ झगड़ रही थी कि उनमें से एक ही राघवेंद्र की राधा बनेगी, लेकिन अब वही सभी मिलकर एक साथ आवाज उठा रही थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर उन लड़कियों के दिमाग में चल क्या रहा है। ऋतु के पापा मिस्टर सुरेश व्यास राघवेंद्र के पास आकर बोले, बेटा हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उन लड़कियों को तुम्हारे अंदर ऐसा क्या नजर आता है कि दिन भर तुम्हारा ही गुण गाते फिरते रहते हैं। ये बोलकर वो राघवेंद्र की चेहरे की ओर देखने लगे जो इस वक्त किसी सोच में गुम था। उनकी बातों को सुनकर राघवेंद्र होश में आया और कहा, पता नहीं अंकल, मेरे अंदर तो मुझे ऐसी कोई भी खूबी नजर नहीं आती है जिस वजह से मैं इन लड़कियों को प्रभावित कर सकूं, लेकिन फिर भी ये लड़कियां मेरे पीछे ही नहा धोकर पड़ी हुई है। वैसे अंकल सच सच बताए, आपको मेरे अंदर कुछ दिखाई पड़ता है? मिस्टर व्यास मुस्कुराते हुए बोले, बेटा ये जवानी का असर है, हमने भी अपनी जवानी देखी है और उसे जिया है। हाँ, पर हमारे पीछे कितनी लड़कियां नहीं पड़ी थी जितने की तुम्हारे पीछे पड़ी है। मिस्टर व्यास को मुस्कुराते देखकर राघवेंद्र भी मुस्कुरा दिया और वहां से जाने लगा। तभी सेक्रेटरी बिहारी बाबू उसे रोकते हुए बोले, क्या बात है राघवेंद्र जी, आपके पीछे तो इतनी सारी लड़कियां पागल है, आपके अलावा किसी को भी जन्माष्टमी के दिन कृष्ण बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर आपने क्या सोचा है इसके बारे में? सेक्रेटरी बिहारी बाबू की बातों को सुनकर राघवेंद्र पीछे मुड़कर उनकी ओर देखते हुए कहा, सेक्रेटरी जी, हम इतने भी निष्पाप नहीं हैं कि जन्माष्टमी के दिन कृष्णा का अवतार ले सके। हमने भी ऐसे दुष्कर्म किए हैं जो एक इंसानियत के खिलाफ जा सकता है। राघवेंद्र की बातों को सुनकर सेक्रेटरी बिहारी बाबू उसके कंधे को थपथपाकर मुस्कुराते हुए बोले, अरे बाबू, तुम भी अच्छा मजाक कर लेते हो। तुम्हारे जैसे सच्चा इंसान आज से पहले हमने कभी देखा था और ना ही कभी देखा है। दरअसल हम भी चाहते हैं कि आप इस बार जन्माष्टमी में कृष्णा का अवतार ले। अगर अपने भविष्य में ऐसा कोई दुष्कर्म किया है तो हमारे कान्हा जी आपके उस सारे दोस्त पापों को माफ कर देंगे। हमें हमारे कान्हा जी पर पूरा भरोसा है। ये बोलकर सेक्रेटरी बिहारी बाबू वहां से मुस्कुराते हुए चले गए।
उन्हें ऐसे मुस्कुराते जाती देखकर राघव अपने दोनों हाथों को फोल्ड किए खड़ा हो गया है। सामने रखी बड़ी सी कृष्णा भगवान की मूर्ति की ओर देखते हुए बोला, हे कन्हैया जी, आपको तो पता है कि मैंने अपने पुराने दिनों में कौन कौन से पाप किए हैं, लेकिन आपने मुझे किस दोराहे पर ला कर खड़े हैं। मैं चाह कर भी अपना कदम पीछे नहीं दे पा रहा हूँ। हे भगवान, मेरी मदद करिएगा। शाम के 8 बजे बजते हैं मीटिंग शुरू हो गई और ये फैसला किया गया कि इस बार जन्माष्टमी में राघवेंद्र ही कृष्ण का अवतार लेंगे और कॉलोनी में जितने भी लड़कियां हैं सभी उनकी राधा बनेगी। इस डिसीजन के बाद सभी लोग खुश थे, बस उन लड़कों को छोड़कर जिन्होंने कई बार कृष्णा कॉलोनी में कृष्ण का रोल निभाया था और आज उनसे उनका रोल कोई और छीन कर ले गया। मीटिंग खत्म होने के बाद सोनू जहांगीर की ओर देखते हुए बोला, भाई हमें इस लड़के का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जिस तरीके से यह कॉलोनी में आगे बढ़ रहा है उस हिसाब से हमारा नाम दबते जा रहा है। सही कहा सोनू, तुमने इसका कुछ ना कुछ तो इलाज करना ही होगा। अगली सुबह संडे, जिस वजह से सभी लोग जन्माष्टमी की तैयारियां बड़ी ही जोर शोर से कर रहे थे। एक दिन बाद जन्माष्टमी थी और आज चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अपने बेटे को अंतिम विदाई देने के बाद विकास राव उस इंसान को ढूंढने में लग गया जिसने उसके बेटे को जान से मार दिया था। विकास राव का खास आदमी भवानी अपने साथ एक आदमी को लेकर अपने बॉस के सामने हाजिर होते हुए बोला, भाई कल छोटे मालिक किसी आदमी के बार पर गए हुए थे जहां पर उनकी हत्या की गई थी। भवानी की बातों को सुनकर विश्वास राव गणपत की ओर देखने लगा, जो कि उस कसीनो कम बार का मालिक था जहां पर उसके बेटे को बेरहमी से मारा गया था। विश्वास राव को अपनी और ऐसा देखा प्रकार गणपत दौड़कर उसके पैरों तारे लिपट गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, भाई मुझे कुछ नहीं पता है भाई, ये सच है कि छोटे मालिक हमारे बार पर आए हुए थे, लेकिन वो कुछ देर बाद जैसे आए थे वैसे ही निकल गए। इसके आगे हमें कुछ नहीं पता है मालिक। लेकिन मेरे बेटे की लाश तो तुम्हारे ही कसीनो में मिली, ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हें इस बारे में खबर ही ना हो। विश्वास राव अपनी पैनी नजरों से गणपत की ओर देखते हुए बोला, भाई मैं सच कह रहा हूं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। चाहे तो आप मेरे कसीनो की सारे CCTV कैमरा चेक कर सकते हैं। छोटे मालिक हमारे कसीनो में आए थे लेकिन वह जल्दी ही चले गए थे, लेकिन किसने उन्हें इस हालत में हमारे कसीनो के अंदर डाल हमें नहीं पता इसके बारे में। गणपत की बातों को सुनकर विश्वास राव अपने आदमियों की ओर देखकर बोला, जिस जगह पर मेरा बेटा मारा हो मैं उस जगह को आबाद होने कैसे दे सकता हूँ। जोरावर, जी भाई। एक आदमी जिसके हाथों पर लंबी सी तलवार और बालों पर एक मोटी सी छोटी बंधा हुआ जाता कट्ठा आदमी अपना सिर झुकाए विश्वास राव के सामने आकर खड़ा हो गया। बोलिए भाई, जिस तरीके से मेरे बेटे को जान से मारा गया, मैं अपने बेटे को बच्चा नहीं पाया, उसके हर कह गए शब्द मेरे कानों में गूंज रही है। मैं इस आदमी का चिक भी उसी प्रकार सुनना चाहता हूँ जिस तरह से मेरा बेटा इस दर्द में तड़पा होगा। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए भाई, मैं इसका ऐसा हश्र करूंगा कि देखने वालों की भी रह कांप जाए। दिल्ली तो क्या किसी भी शहर के लोग आपके नाम को ही सुनकर थर थर कांपने लगेंगे। ये कहने के बाद जोरावर बिना कोई रहम दिखाए गणपत को घसीटते हुए वहां से लेकर बाहर चला गया। गणपत चिखता रहा, चिल्लाता रहा, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था। कुछ देर बाद उसकी आवाज भी निकलना बंद हो गया और उन्होंने उसे दिल्ली के मेन हाईवे पर फेंक दिया। राघव, जो इस वक्त अपने जीजाजी कुलदीप के साथ कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार गया था, यह नजारा देखकर वो दंग रह गया। जोरावर बड़े ही शांत भाव से मुंह में सिगरेट दबाए अपनी गाड़ी से बाहर निकाला और बीच सड़क पर गणपत को जिंदा जला दिया। यह भयानक नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप उठा सकती थी, लेकिन वहां पर मौजूद लोगों को ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वह लोग ऐसे नजरें देखने को आदी हो चुके थे। जोरावर वहां पर मौजूद सभी लोगों की ओर देखते हुए बोला, अभी हमें शक था कि इस इंसान की वजह से हमारे छोटे मालिक मारे गए हैं, लेकिन अगर तुम लोगों ने उसे इंसान को छुपाने की कोशिश की तो तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, इतना समझ लेना। ये बोलकर जोरावर अपने आदमियों के साथ अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। अब क्या होने वाला है इस कहानी में, जानने के लिए आगे पढ़िए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट FM और पॉकेट नोवेल पर। CH9 दिल्ली स्ट्राइक पर। जोरावर की धमकी को सुनने के बाद सभी लोगों की नजरें रोड पर मरे पड़े उस इंसान की ओर गई जिस उन लोगों ने बेरहमी से मारकर सड़क पर फेंक दिया गया था। जोरावर के वहां से जाने के बाद किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह सामने जाकर उस इंसान के बारे में पता लगा सके, यहां तक कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पुलिस को भी कॉल लगा सके। इतना ही नहीं बल्कि आसपास के ट्रैफिक पुलिस भी वहां पर जाने के लिए कतरा रहे हैं। ये देखकर ही देखने वाले लोगों को उसे इंसान की हैसियत के बारे में पता चल रही थी कि आखिर वो इंसान कैसा है और कितना खतरनाक है। देख रहे हो, यही है दिल्ली का असलियत, जहां कायदे और कानून का कोई नामोनिशान नहीं है। हर दिन किसी न किसी की मौत इन्हीं लोगों के वजह से होती है। दिल्ली में अगर कोई भी विकास राव के खिलाफ जाने की कोशिश करता है तो उसे इंसान को ऐसे ही लोग जान से मारकर रास्ते पर फेंक देते हैं ताकि उनका खौफ और भी ज्यादा लोगों के मन में बढ़े। कुलदीप राघव की ओर देखते हुए बोला, क्या इनके खिलाफ जाने वाला कोई नहीं है? राघव ने पूछा, यहाँ पर इतने सारे लोग हैं लेकिन किसी में इतना हिम्मत नहीं है कि वो इनके खिलाफ जाकर आवाज उठा सके। ऐसा क्यों? राघव कंफ्यूज होते हुए बोला, साले साहब, तुम कुछ महीने पहले ही दिल्ली आए हो, इस वजह से तुम्हें दिल्ली के कायदे कानून के बारे में नहीं पता है। अभी उस आदमी ने जो धमकी दिया पता है वो कौन है? राघव ने अपनी गर्दन ना में हिलाकर जवाब दिया, उसका नाम जोरावर है, विश्वास राव का खास आदमी। विश्वास राव को जिस भी आदमी के ऊपर गुस्सा आता है जोरावर उस आदमी को मौत के घाट उतार देता है। क्या इससे पहले किसी ने उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है क्या? राघव बोला। कुलदीप बीच सड़क पर गिरे उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, अगर किसी ने हिम्मत जुटा होती तो आज दिल्ली की जनता खौफ से नहीं जीती। खैर चलो अब यहाँ से, वरना तुम्हारी दीदी परेशान हो जाएगी, ये सब तो यहाँ पर आम बात है। ये बोलकर कुलदीप राघव को वहां से लेकर घर की ओर निकल गया। राघवेंद्र पूरी रात ये सोच सोचकर गुर्जर दिया कि इतने लोग होने के बावजूद कोई भी उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। अगर सभी ने मिलकर थोड़ी सी भी हिम्मत की तो उनका गुंडाराज हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा।
राघव जन्माष्टमी की तैयारी देखने के लिए सुबह जल्दी ही घर से निकलकर जन्माष्टमी महोत्सव की तैयारियां देखने के बाद दौड़ने के लिए कॉलोनी के बने पार्क में ही चला गया। इस वक्त सुबह के 6 बजे बज रहे थे और पार्क में काफी लोग एक्सरसाइज और टहल रहे थे। राघव भी कुछ देर दौड़ने के बाद अपने एक्सरसाइजेस में बिजी हो गया। सिर से लेकर पांव तक राघव इस वक्त पूरे तरीके से पसीना में भीगा हुआ था, जिस वजह से उसके आसपास अलग ही खुशबू निकल रही थी। वहीं कुछ लड़कियां जो सुबह सुबह राघव को देखने के लिए पार्क में आई हुई थी, उसे पसीने में इस कदर भीगा देखकर वो सभी अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे राघव के पास जाने के लिए। हाय, आज मेरा प्रिंस चार्मिंग पसीने में भीग कर और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। काश मैं उसकी तावल बन जाती और वो मुझे अपने शरीर से निकल रहे पसीने को पूछता। हाय, मुझे तो सोच सोच कर ही गुदगुदी हो रही है। काशी, तुम्हारे नाम में ये सूट नहीं करता है, इसलिए थोड़ा संभल कर। अगर तुम्हारे पिताजी को पता चल गया ना कि तुम ऐसी भाषा का उपयोग करती हो तो तुम्हारी खैर नहीं। मोहिनी और बाकी के लड़कियां काशी की बातों को सुनकर हंसने लगी। देखो बहनों, हमने तो सोच लिया है कि राघवेंद्र जी हम में से जिसे भी अपना जीवन साथी चुनेंगे वही उसकी जीवन संगिनी बनेगी। बाकी बात कोई भी उनसे जबरदस्ती नहीं करेगा, ये हम सभी ने तय किया था, इसलिए कोई भी इस बात को नहीं बोलेगा, ठीक है? सुधा उन लड़कियों की ओर देखते हुए बोली। हाँ हाँ, हमें पता है, इसीलिए हम सभी एक साथ राघवेंद्र जी के पास जाकर इस बारे में पूछते हैं। चलो। हे मोटी, तुम पागल हो गई हो क्या? देख नहीं रहे हो वो कितने मन से एक्सरसाइज कर रहे हैं? अगर उन्हें गुस्सा आ गया ना तो वही डंबल उठाकर तुम्हारे सिर पर फोड़ेंगे, बेवकूफ। मानसी की बातों को सुनकर ऋतु उसे डांटते हुए बोली। अब अपना अपना दिमाग चलाना बंद करो और देखो कि वो आगे क्या करते हैं। अपनी एक्सरसाइज पूरी करने के बाद राघव लूजनिंग के लिए पार्क में दौड़ लगाने लगा। तभी वो सभी लड़कियां भी उसके पीछे पीछे दौड़ लगाने लगी। अचानक अपने पीछे पायलों की आवाज को सुनकर राघव दौड़ते दौड़ते रुक गया और पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, अरे आप लोग यहाँ पर, आप सभी दौड़ने के लिए आए हुए हैं क्या? अचानक राघव को पीछे मुड़ता देखकर सभी लड़कियां एक दूसरे से टकरा गई और जमीन पर गिर गई। अरे क्या कर रही हो बहनों, उठो मेरे ऊपर से। सॉरी सॉरी सॉरी। फिर सभी लड़कियां एक साथ खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए राघव की ओर देखने लगी। राघवेंद्र जी, आप हर रोज जॉगिंग के लिए हर सुबह पार्क में आते हैं? हाँ, जॉगिंग और एक्सरसाइज करना सेहत के लिए अच्छी बात होती है, क्यों आप लोग रोज रोज नहीं आते? राघव की बातों को सुनकर सभी लड़कियां एक दूसरे की ओर देखने लगी, फिर अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ राघव की ओर देखते हुए बोली, वो क्या है ना राघवेंद्र जी, दरअसल घर में माँ खाना बनाने के लिए अकेली पड़ जाती है, जिस वजह से हम सभी लड़कियां अपनी अपनी माओ की काम में हाथ बटाने के लिए मदद करते हैं। ओह वाओ, दैट्स फंटास्टिक। मुझे वही लड़कियां ज्यादा पसंद आती है जो अपने माँ बाप की सेवा करते हैं और उन्हें हर काम में मदद करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट। ये बोलकर राघव वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। राघव को ऐसे जाते देखकर काशी पीछे से आवाज देते हुए बोली, सुनिए राघवेंद्र जी, जिस कहिए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? राघव पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए बोले। राघव को ऐसे मुस्कुराते देखकर काशी की पलकें शर्म से नीचे झुक गई और उसने अपने कमर से एक बांसुरी निकालकर राघव को देते हुए बोली, आप कल कृष्ण के अवतार लेने वाले हैं, इस वजह से मैं आपके लिए एक खास प्रकार की बांसुरी लेकर आई हूँ, सिर्फ आपके लिए। ओह थैंक यू सो मच, इट्स सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। हम मेंशन नॉट, काशी शर्माते हुए बोली और वहां से अपनी सहेलियों के पीछे जाकर छुप गई। बांसुरी लेने के बाद राघव वहां से अपने अपार्टमेंट की ओर निकल गया। वहीं काशी को इतना शर्माते देखकर ऋतु उसके सिर पर चपत लगाते हुए बोली, क्या है, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? वो तो यहाँ से जा भी चुके हैं, अब किस बात का शर्माना? ऋतु की बातों को सुनकर काशी अपनी आंखों के सामने से अपने दोनों हथेलियां को हटाते हुए बोली, क्योंकि मैं जैसे ही राघवेंद्र जी के हाथों में बांसुरी थमाई, उनका और मेरा हाथ 2 पलों के लिए स्पर्श हुआ। ये सुनकर सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। काशी शर्माते हुए बोली, पता नहीं, पर उनके छूने पर से ही हमें ऐसा एहसास हुआ कि हमने अपनी पूरी जिंदगी जी ली। साक्षात हमें राघवेंद्र जी के पीछे कन्हैया जी की बड़ी सी छवि नजर आने लगी थी, मानो राघवेंद्र जी के रूप में कन्हैया हमारे सामने खड़े हैं और हम उनके लिए बांसुरी दे रहे हैं। काशी की बातों को सुनकर सभी की आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई। वो सभी भी चाहती हैं कि कभी ना कभी राघव उन्हें भी स्पर्श करे, जिससे उन्हें भी इस अभाव का एहसास हो। राघव जैसे ही अपने अपार्टमेंट में पहुंचा, मल्लिका उसे उसका मोबाइल फोन समाते हुए बोली, किसी निशांत का कॉल आया था, उसने कहा कि आज ऑफिस बंद रहेगा कुछ कारणवश। अपनी दीदी की बातों को सुनकर राघव कंफ्यूज होते हुए बोला, लेकिन हमें तो ऐसा कोई नोटिस नहीं मिला है कि आज ऑफिस बंद रहेगा। ठीक है, तुम अपने दोस्त को कॉल करके पूछ लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ। सुनिए, आप दोनों तैयार हुए कि नहीं? जल्दी नाश्ता के लिए नीचे आ जाए। अरे मैं तो कब से यहीं पर ही बैठा हूँ, जय कपड़े बदल रहा होगा। क्या करूँ, सुबह सुबह इतना कम पड़ जाता है कि कौन कहाँ क्या कर रहा है पता ही नहीं चलता। जय जल्दी करो बेटा, नाश्ते के लिए आओ। अपनी दीदी के वहां से जाने के बाद राघव ने तुरंत निशांत को कॉल लगाकर पूछा, भाई ये सब हो क्या रहा है और आज ऑफिस बंद क्यों है? भाई पता नहीं, पर श्वेता मैडम का कॉल आया था, उन्होंने ही मुझे सबको खबर देने के लिए कहा कि आज कंपनी बंद रहेगी। लेकिन क्यों अचानक? कहीं जन्माष्टमी के प्रोग्राम के लिए आज हमें छुट्टी तो नहीं दिया गया है? राधा ने पूछा, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी अगर एक दिन की भी ऑफ रखती है तो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में एक ना एक नोटिस जरूर जारी करता है, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं और आज कंपनी ऑफ है। राघव की बातों को सुनकर न निशांत एक गहरी सांस लेकर बोला, आज का पेपर पढ़, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि आज कंपनी बंद क्यों है। निशांत की बातों को सुनकर राघव कुलदीप के पास आकर बोला, जीजा जी आज बिजनेस न्यूज में कुछ खबर छपी है कि जरा बताएंगे? राघव को इतना परेशान होता देखकर कुलदीप ने तुरंत पेपर का पेज पलटकर बिजनेस न्यूज की ओर नजरें दौड़ते हुए कहा, किसी बिजनेसमैन के बेटे के मरने की वजह से आज पूरा दिल्ली स्ट्राइक पर रहेगी, बड़े बड़े कंपनियों और दफ्तर सभी बंद रहेंगे। अपने जीजा जी की बातों को सुनकर राघव हैरान होते हुए बोला, ऐसा कौन बिजनेसमैन का बेटा मर गया है जिसकी वजह से पूरी दिल्ली स्ट्रीट पर पड़ गई है?
बताया तो था, विश्वास राव का बेटा वीरेंद्र राव, उसी के मरने की वजह से आज पूरी दिल्ली स्ट्राइक पर है। जितने भी बड़े बड़े कंपनियां, सरकारी दफ्तर, पब्लिक ट्रैवल सब बंद रहेंगे आज। यहाँ पर गवर्नमेंट का राज नहीं चलता बल्कि विश्वास राव का राज चलता है। वह जब चाहे तब दिल्ली पर लॉकडाउन लगवा देता है। लेकिन जीजा जी, कल तो जन्माष्टमी है और सभी लोग चाहते हैं कि कल अपने परिवार वालों के साथ खुशियों के साथ जन्माष्टमी मनाए, तो फिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? साले साहब, जब तक इनकी टक्कर का कोई इंसान नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली में अशांति ही फैली रहेगी। मैं एक डॉक्टर होने के बावजूद आज कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे कई सारे पेशेंट हैं, मुझे उन्हें दिखने भी जाना है, लेकिन इन लोगों की वजह से मैं बस उन लोगों को इंतजार करवा सकता हूँ और कुछ नहीं। तभी मंडिका उन्हें आवाज देते हुए बोली, चलिए आ जाए, आप दोनों नाश्ता कर लीजिए, हम आ रहे हैं। ये बोलकर कुलदीप राघवेंद्र के कंधे पर अपना एक हाथ थपथपाते हुए बोला, लाइफ में कुछ चीजों को देखकर भी अनदेखा करना पड़ता है। मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आई है ना? कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके तुम सब कुछ समझ जाओगे। चलो आओ, नाश्ता कर लेते हैं। वैसे भी कुछ देर बाद हमारे घर के बाहर लाइन लगने वाली है। क्यों? राघव कुलदीप की ओर देखते हुए बोला। क्योंकि भाई आज दिल्ली स्ट्राइक पर है और ऐसे में तुम्हारे जीजा जी क्लिनिक तो नहीं जा पाएंगे, इसी वजह से उन्होंने अपने पेशेंट को घर पर ही बुला लिया है ताकि उनका इलाज कर सके। चलो अब तुम भी आकर नाश्ता कर लो, फिर हम तुम्हारे लिए ड्रेस लेने मार्केट के लिए जाएंगे। ठीक है दीदी। राघव ने अपनी गर्दन हमें हिलाया और नाश्ता करने के लिए नाश्ते टेबल पर बैठ गया। नाश्ता करने के बाद सभी लोग अपने अपने कामों में लग गए। आज क्या होने वाला है इस कहानी में? आखिर कैसे खत्म होगा विश्वास राव का आतंक दिल्ली पर से? आखिर किसने मारा है विश्वास राव के बेटे वीरेंद्र राव को? क्या पुलिस उसे कातिल को ढूंढ पाएगी? और क्या होगा जब जन्माष्टमी के दिन राघव कृष्णा बनेगा? जानने के लिए आगे पढ़िए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोबल पर। CH10 ऑफिशियल ग्रुप। अपने दीदी और जीजा जी को अपने अपने कामों में व्यस्त देखकर राघव भी अपना लैपटॉप लेकर अपनी प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। वो किसी भी मोड़ पर झुकना नहीं चाहता था, इसलिए आज वह खास करके उन डिजाइन और ग्राफिक के बारे में रिसर्च करना चाहता था। अपने लैपटॉप में कंपनी का वेबसाइट खोलने के बाद उसे कई सारे मैसेज और मेल्स आए हुए थे। उसने अपने मन में कहा, ये किसका मैसेज आया है इतना सारा? मैं तो कभी भी किसी से इतना बातें नहीं करता, तो ये कौन हो सकता है? ये सोचते हुए उसने अपना मैसेज बॉक्स खोला। मैसेज बॉक्स में रेबेका का प्रोफाइल देखकर राघव की आंखें छोटी हो गई। ये लड़की, इसने मुझे इतना मैसेज क्यों किया है? ये बोलकर वो धीरे धीरे करके उसके भेजे हुए मैसेजेस को पढ़ने लगा। मैसेज पढ़ते वक्त उसकी आंखें कभी छोटी होती तो कभी बड़ी। राघव को समझ में ही नहीं आ रहा था कि कोई कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट में ऐसा मैसेज कैसे भेज सकते हैं। ये लड़की पागल है क्या? उसने मुझे ऑफिशियल वेबसाइट पर मैसेज क्यों किया है? राघव को आखिर समझ में ही नहीं आ रहा था कि रेबेका उसी से चाहती क्या है। कुछ देर तक मैसेजेस पढ़ने के बाद राघव ने अपने कंपनी के वेबसाइट से रेबेका का नंबर निकाला और उसे तुरंत कॉल लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ रेबेका अपने बेड पर बैठकर मोबाइल चला रही थी और स्नैक्स खा रही थी। अपने मोबाइल में एक अननोन पर्सन का कॉल आता देखकर उसने तुरंत ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। वहीं दूसरी तरफ अपना कॉल काटता देखकर राघव और भी ज्यादा गुस्से में भर गया। उसे तुरंत उसे कॉल लगाया, लेकिन रेबेका ने वापस से उसका कॉल कट कर दिया। अब तो राघव का गुस्सा और भी आसमान को छू रहा था। उसने तुरंत उसे मैसेज लिखा, कॉल मी राइट नाउ। मैसेज भेजने के बाद राघव को वेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। अगले ही पल रेबेका ने उसे कॉल कर ही लिया। हेलो, हे, आर यू मैड? तुमने मुझे ऑफिशियल ग्रुप पर टैग करके मैसेज क्यों किया है? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अचानक दूसरी तरफ से राघव की आवाज को सुनकर रेबेका तुरंत ही सीधी होकर बैठ गई और मुस्कुराते हुए अपनी स्क्रीन की ओर देखकर बोली, ओ, तो तुम हो? क्या बात है, तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह कॉल किया है? पिछले दिन की बातों को तुम भूल नहीं पाए हो क्या? जस्ट शट अप। पर तुमने जो कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप में मुझे जो मैसेजेस किया है उसे तुरंत डिलीट करो, वरना क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? तुम जानते हो ना आखिर मैं कौन हूँ? राघव की धमकी भरी बातों के सुनकर रेबेका मुस्कुराते हुए बोली, तुम फालतू की बकवास बंद करो और तुरंत उन सारे मैसेज को डिलीट करो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लीट बस से कर दूंगा। राघव से वार्निंग देते हुए बोला। अच्छा, तो तुम मुझे अपने बॉस की धमकी दे रहे हो? ठीक है, जो करना है वह कर लो। मैं कोई भी मैसेजेस को डिलीट नहीं करने वाली, लेकिन हाँ, अगर आज तुम मुझसे लंच के लिए मिलना चाहोगे तो मैं उन सारी मैसेजेस को डिलीट कर सकती हूँ। रेबेका की बातों को सुनकर राघव अपना लैपटॉप बंद करके अपने कमरे के बालकनी में जाकर खड़ा हो गया और एक गहरी सांस लेकर रेबेका से कहा, देखो तुम अपना बचपना छोड़ो, ठीक है? मुझे पता है तुमने ऐसे मैसेजेस क्यों किए हैं। अगर तुम्हें पता ही है तो तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ? रेबेका अपने बालों पर उंगलियां फेरते हुए बोली। उसे भी पता था कि किसी इंसान से किस तरीके से डील किया जाता है। उसने अपने रिसोर्सेज से राघव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकलवा दी थी, इस वजह से उसे उसके नेचर के बारे में भी। अपनी बकवास बंद करो, ठीक है? रेबेका की बातों को सुनकर अब राघव चिढ़ चुका था। वो नहीं चाहता था कि उन दोनों के बारे में कंपनी में किसी प्रकार का गलत अफवाहें फैले। वैसे भी उसे आए हुए कंपनी में कितना ही वक्त हो रहा है और रेबेका एक दिन पहले ही कंपनी में आई हुई है। ऐसे में उन दोनों के बारे में गलत अफवाहें फैलना राघव के लिए मुसीबत बन सकती थी। रेबेका राघव की बातों को सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, देखो अब तक तो कंपनी के सभी लोगों को ये मैसेज मिल चुकी होगी। अगर तुमने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है कि तुम कंपनी में ज्यादा दिनों तक टिक पाओगे। ओह रियली? राघव ने मुस्कुराकर रेबेका से सख्त लहजे में कहा, तुम भले ही हमारे बॉस की कजन हो सकती हो, लेकिन हमारे मन की मालिक नहीं। तुम मुझे कंपनी से बाहर निकालने की क्या धमकी देती हो? मैं खुद कंपनी से रिजाइन करता हूँ। राघव की बातों को सुनकर रेबेका हैरान हो गई। उसने सोचा भी नहीं था कि उसकी बातों का राघव इतना जल्दी फैसला लेगा, लेकिन वो भी जानती थी कि कंपनी से कोई भी इतनी आसानी से रिजाइन नहीं कर सकता है। इसके लिए कई सारे प्रोसीजर को पूरा करना पड़ता है।
अच्छा तो तुम कंपनी छोड़ना चाहते हो, कोई बात नहीं, छोड़ दो, फिर भी मैं तुम्हारा पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ, क्योंकि रेबेका गुजराल जिस चीज को पसंद करती है उसे हासिल किए बिना पीछे नहीं हटती, और मैंने तो तुमसे सच्चा प्यार किया है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें आसानी से छोड़ दूंगी? सच्चा प्यार माय फुट, तुम सिर्फ एक अमीर घर की बिगड़ेल बेटी हो और कुछ नहीं। अगर तुमने अभी के अभी उन सभी मैसेज को डिलीट नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोलकर राघव ने कॉल कट कर दिया। आगे रेबेका से बहस नहीं करना चाहता था, जिसके अंदर समझदारी का कोई भी पॉइंट नजर ना हो। वही राघव को कॉल काटता देखकर रेबेका गुस्से में पागल होने लगी। उसने अपने दांत को पीसते हुए कहा, मुझसे दूर भागोगे? देखती हूँ कहाँ तक भागते हो। मैं जिसे पसंद कर लेती हूँ वो सिर्फ मेरा ही होता है और किसी को मैं उसे होने नहीं देती। राघव कॉल रखने के बाद रेबेका के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो निशांत उसे कॉल कर रहा था। राघव ने जैसे ही कॉल उठाया उधर से निशांत हड़बड़ाते हुए बोले, भाई ये सब क्या है? वो कल की आई हुई लड़की ने तुम्हें कंपनी के ऑफिसर ग्रुप में प्रपोज किया है, उसका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? पता नहीं यार, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है आखिर उसे हो क्या गया है। राघव फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, भाई देख तू मुझे अभी के अभी बस का नंबर सेंड कर, मैं उनसे तुरंत बात करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि मामला आगे बढ़ जाने के बाद मुझे बाद में जिल्लत भरी बातें सुनने को मिले। निशांत राघव को शांत करते हुए बोला, देख भाई ठंडे दिमाग से काम ले, मैं कुछ करता हूँ, तब तक तुम गुस्से में ऐसा कुछ मत कर देना जिसके बाद तुम्हें भारी कदम उठाना पड़े। ठीक है यार, तू बस का नंबर भेज। ये बोलकर राघव कॉल कट करके अपने कमरे के अंदर चला गया। वहीं इस मैसेज के बारे में अब पूरी कंपनी को पता चल चुका था कि एक लड़की ने कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पर राघवेंद्र को प्रपोज किया है, लेकिन राघवेंद्र की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया है। इस वक्त कई लोग एक दूसरे से कॉल में उन दोनों की ही बारे में बातें कर रहे थे। अरे भाई, ये लड़की आखिर है कौन जिसने ओबरॉय कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर किसी को प्रपोज किया है? आखिर ये लड़की है कौन जिसके अंदर इतनी हिम्मत है? अरे यार, जो कोई भी हो लेकिन सही निशाने पर तीर मारा है। कंपनी में सभी लड़कियां राघवेंद्र के पीछे ही पड़ी हुई है जब से वो कंपनी में आया हुआ है। अच्छा होगा जब वो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो जाएगा, कम से कम बाकी की लड़कियों की नजर तो हमारे ऊपर होगी। सही कहा भाई, वरना जब से राघवेंद्र हमारे कंपनी में आया है कोई भी लड़की हमें भाव तक नहीं देती, यहाँ तक कि पूरे कंपनी में उसी का ही बोलबाला चलता है। यहाँ तक कि लड़कियां उसके लिए लड़ने के लिए भी तैयार हो जाती है। आखिर उसमें ऐसा है क्या भाई, समझ में नहीं आता। खैर छोड़ यार इन सभी बातों को, हमें तो खुश होना चाहिए कि आप बाकी लड़कियों की नजरें हमारे ऊपर होगी। उधर ओबरॉय मेंशन के अंदर सेक्रेटरी रिमिका सचदेव लक्ष्य के पास आकर बोली, बॉस आपने देखा किसी ने हमारे कंपनी के ऑफिशियल ग्रुप पर एक लड़के को प्रपोज किया है। आखिर इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि वह सभी अपना प्रपोजल अब उभरा कॉर्पोरेशन के ऑफिसर ग्रुप पर करने लगे। बॉस समय इनका कुछ ना कुछ करना होगा, वरना ये तो शुरुआत है और भी ऐसे कपल कंपनी में मौजूद है जो एक दूसरे से प्यार का इजहार करना चाहते हैं। लक्ष्य जो इस वक्त उन्हीं मैसेजेस को पढ़ रहा था उसने कहा, ये राघवेंद्र सिंह कौन है? लक्ष्य क्या है? ये सवाल को सुनकर रिमिका अपने कीपैड पर कुछ टाइप करने के बाद एक प्रोफाइल लक्ष्य के सामने आगे बढ़ाकर बोली, बॉस ये है राघवेंद्र सिंह, हमारे कंपनी में 3 महीने पहले ही ज्वाइन हुआ है, लेकिन कंपनी की सारी लड़कियां इसके पीछे पागल है, यहाँ तक कि बिग बॉस इस महीने का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ से ही बनना चाहते हैं। राघव की प्रोफाइल को अच्छी तरीके से देखने के बाद लक्ष्य को भी उसके अंदर कोई बुराई नहीं दिखी। उसने अपना मोबाइल निकाला और तुरंत रेबेका को कॉल लगा लिया। रेबेका इस वक्त अपने डैड के साथ बैठकर बातें कर रही थी। मिस्टर गुजराल अपनी बेटी की बातों को सुनने के बाद एक गहरी सांस लेकर बोले, बेटा मैंने तुम्हें किस कारण से ओबरॉय कॉर्पोरेशन में जाने के लिए कहा था और तुम वहां पर कर क्या रही हो? ओ डैड, अब आप बातें शुरू मत कर दीजिएगा, मुझे वो लड़का पसंद है, मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ और क्या। लेकिन बेटा पहले तुम्हें अपने पाँव में खड़े होना है, उसके बाद शादी के बारे में सोचना। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है इन सब चीजों के लिए। डैड अब आप शुरू मत हो जाएगा, मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया है, बल्कि मैं अपना फैसला सुना रही हूँ आपको। मैंने सोच लिया है, मैं उसी के साथ शादी करूंगी और वह भी इसी महीने के अंदर में, वरना मैं किसी से भी कभी शादी नहीं करने वाली। अपनी बेटी की चिकनी चुपड़ी बातों को सुनकर मिस्टर गुजराल अपनी बीवी आयशा की ओर देखकर कहा, अब तुम ही समझो अपनी बेटी को। अरे इसमें समझाने वाली क्या बात है, हर किसी को कभी ना कभी किसी से प्यार हो ही जाता है। वैसे भी हमारी बच्ची इस उम्र में प्यार नहीं करेंगे तो क्या हमारे उम्र आने तक इंतजार करते रहेगी? मैं अपनी बेटी की बातों से सहमत हूँ। अपनी बीवी और बेटी की बातों को सुनकर मिस्टर गुजराल ने अपने बड़े बेटे की ओर देखकर बोला, बेटा अब तुम ही इन दोनों को समझाओ। डैड आप ही कहते हैं ना कि किसी भी फैसले को लेने से पहले हमें जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, तो आप उस लड़के से पहले मिल लीजिए, फिर आप इनके रिश्ते के बारे में आगे सोचना। अगर आपको लड़का अच्छा लगे तो ही बात आगे बढ़ाना, वरना आगे जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। अपने बेटे की बातों को सुनकर अब मिस्टर गुजराल कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने एक गहरी सांस लिया और अपनी बेटी की ओर देखते हुए बोली, ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त, अगर उस लड़के ने तुमसे शादी करने से इनकार कर दिया तो तुम बात आगे नहीं खींचोगी, ठीक है? अपने पापा को तैयार होता देखकर रेबेका मुस्कुरा दी और उन्हें गले लगाते हुए बोली, थैंक यू सो मच डैड। चलो अब मस्का लगाना बंद करो और उससे लड़के को कॉल लगाओ, हम आज ही उस लड़के के घर में जाकर तुम दोनों के रिश्ते के लिए बात करेंगे। अपने पापा की बातों को सुनकर रेबेका खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकला और राघव को कॉल लगाने के लिए जैसे ही डायल करने वाली थी, उसके स्क्रीन पर लक्ष्य का नाम फ्लैश होते हुए दिखाई पड़ा। अब क्या होने वाला इस कहानी में? आखिर एक दिन पहले मिलने के बाद ही रेबेका को राघव से इस कदर तक प्यार कैसे हो सकता है? क्या ये रेबेका का राघव से बदला लेने का अंदाज है या फिर उसका कोई बना बनाया हुआ प्लान? पर क्या होगा जब राघव और उसके परिवार वालों को इस बारे में पता चलेगा? कहानी को आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए रॉकी द राइज ऑफ माफिया, सिर्फ पॉकेट एफएम और पॉकेट नोबल पर।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी रॉकी द राइज ऑफ माफिया ऑटो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर हमारे कहानी में किसी भी प्रकार की गलती हुई हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करें। और अगर आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह की और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स फोल्डेड हैंड्स।